Hey, so hi everyone. Welcome back to this channel. So in today's video, I'm gonna discuss the four problem of code forces around 971 that is rated for division 4. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सी डी ई एंड एफ. ठीक है. एंड आई नो कि आज का कॉन्टेस्ट अनडेटेड था, बट आवर मोटो शुड बी प्रैक्टिस. ऐसा नहीं कि मुझे बस रेटेड है तभी देंगे, अनडेटेड है तो छोड़ देंगे. नो, आवर मोटो शुड बी फर्स्ट टू प्रैक्टिस अ प्रॉब्लम. तो आज का प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी थी, इम्प्लीमेंटेटिव भी थी और कुछ सोचने वाला भी था. तो चलो डिस्कस करते हैं. एंड प्रॉब्लम डी वाज आल्सो इंटरेस्टिंग एंड द प्रॉब्लम डी नेम वाज सत्यम एंड सत्यम इज माय नेम. तो चलो हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम सी से पहले कि प्रॉब्लम सी क्या बोल रखा है. द लीजेंड ऑफ फ्रेया द फ्रॉग. ठीक है. तो इस प्रॉब्लम में सिंपली बोल रखा है कि तुम्हारा कोऑर्डिनेट जो है, तुम 0 0 पे हो. ठीक है. और तुमको फाइनली एक्स कोमा वाई पे पहुंचना है. अब तुम वन मूव में मैक्सिमम 0 से लेकर के तक में कोई सा भी वैल्यू से जंप कर सकते हो. ठीक है. बट तुमको जंप अल्टरनेट ऑर्डर में करना है. अल्टरनेट ऑर्डर मतलब कि पहले एक्स डायरेक्शन में जंप करना, फिर वाई डायरेक्शन में, फिर एक्स में, फिर वाई में. अब तुम बोलेगा कि भैया अगर हम एक्स पे पहुंच गए, मींस हम जंप कर रहे हैं और डेस्टिनेशन का एक्स कोऑर्डिनेट पे पहुंच गए और वाई बचा ही हुआ है, तो क्या करेंगे. तो तुमको बोल रखा है कि डी तुम 0 भी चूज कर सकते हो कि हम वहीं पे जंप करेंगे एक ऑपरेशन करने के लिए. ठीक है. तो वही चीज करके बताना है कि लाइक मिनिमम कितना मूव्स में तुम 0 0 से एक्स वाई पे पहुंच जाओगे. ठीक है. तो इसको समझाने के लिए हम पहला टेस्ट केस लेते हैं, दैट इज 9 11 3. सो लेट मी राइट इट हियर. ओके ओके, आई हैव ऑलरेडी रिटन इट. तो जस्ट गिव मी अ सेकंड. ठीक है. तो इस प्रॉब्लम में जो पहला टेस्ट केस था उसमें तुम्हारा x का वैल्यू है 9, y का वैल्यू है 11. मतलब x कहाँ पे है, यहाँ पे है. और y कहाँ पे है, यहाँ पे है 11 पे. तो मतलब तुमको यहाँ पे पहुंचना है 9 11 पे. ये तुम्हारा डेस्टिनेशन. और तुम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, 0 0 से. ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है. अब तुम जो है मैक्सिमम जंप कितना मार सकते हो, दैट इज फ्रॉम 0 to 3. कोई सा भी वैल्यू से मार सकते हो. तो हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम को पहले इंडिपेंडेंट सॉल्व करो. ठीक है. इंडिपेंडेंट मतलब कि पहले तुम एक्स के लिए आंसर निकालो. कि हमको ये नहीं बोलता कि अल्टरनेट जंप करना है, बस बोलता है कि हमको बस एक्स डायरेक्शन में पहुंचना है. लाइक तुम्हें 9 कोऑर्डिनेट पे पहुंचना है. तो तुम कैसे जाओगे. तो तुम बोलेगा कि भैया हम हर बार ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम जंप मारे. तो मेरा मैक्सिमम जंप यहाँ पे 0 से 3 है, तो हम हर बार मैक्सिमम जंप जो 3 है वही चूज करेंगे कि पहला जंप 3 पे मारे, फिर दूसरा जंप 3 से 6 पे मारे, फिर तीसरा जंप 6 से 9 पे मारे. तो मतलब हम 3 जंप में पहुंच जाएंगे. अच्छा. और वाई के लिए तो भैया वहां भी सेम करेंगे कि हम 0 से पहले 3 पे जाएंगे, फिर हम 3 से 6 पे जाएंगे. तो यहाँ से 6 पे गए, फिर हम 6 से 9 पे गए. अब 9 से हम 3 जंप नहीं मारेंगे क्योंकि 2 जंप में ही 11 पे पहुंच जा रहे हैं, तो यहाँ से 2 जंप मारेंगे. तो यहाँ पे मतलब हमको कितना जंप करना पड़ा, 4. ठीक है. तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स डायरेक्शन के लिए 3 जंप मारना पर लग रहा है मारने के लिए, और वाई डायरेक्शन में जाने के लिए मीन्स वाई डेस्टिनेशन पे 11 कोऑर्डिनेट पे पहुंचने के लिए मुझे 4 जंप मारना पड़ रहा है. ठीक है. अब बस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि तुमको ये चीज अल्टरनेट ऑर्डर में करना है कि पहले हम एक्स जंप किए, फिर वाई जंप किए, फिर एक्स जंप किए, फिर वाई जंप किए, फिर एक्स जंप किए और वाई जंप किए. अब तुम देखोगे कि यहाँ पे 3 जंप किए थे, पहला एक्स में मीन्स पहला जंप जब किए थे तो हम एक्स कोऑर्डिनेट 3 पे पहुंच चुके थे, फिर दूसरा जंप किए तो एक्स कोऑर्डिनेट 6 पे पहुंच चुके थे, अब तीसरा जंप किए तो एक्स कोऑर्डिनेट 9 पे पहुंच चुके थे. सिमिलरली वाई का अगर देखा जाए तो पहला जब वाई का जंप किए होंगे तो वाई कोऑर्डिनेट 3 पे पहुंचेंगे, फिर दूसरा जब वाई का जंप किए होंगे तो वाई कोऑर्डिनेट 6 पे पहुंचे होंगे, अब तीसरा जो वाई का जंप करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट 9 पे पहुंचेंगे. अब फिर यहाँ से तुम बोलेगा कि एक्स पे हम कहाँ जंप करें. तो तुमको एक्चुअली में तुम डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो. यहाँ से गौर से सुनना कि एक्चुअली में तुम डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो, दैट इज कोऑर्डिनेट 9 पे पहुंच चुके हैं यहाँ से जंप करके. बट तुमको अब स्टिल जंप तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि y का वैल्यू अभी तक पहुंचा नहीं है 11 के पास, यहाँ पे अभी पहुंचा नहीं है. तो तुमको x में स्टिल जंप करना पड़ेगा क्योंकि अल्टरनेट ऑर्डर में ये ऑपरेशन करना है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जंप करेंगे बट वैल्यू 0 लेके जंप करेंगे. तुम्हारा x स्टिल 9 ही रहेगा क्योंकि हम 0 से जंप किए हैं. अब यहाँ से हम डायरेक्टली 11 पे जंप कर देंगे, तो ये मेरा यहाँ से 11 में पहुंच जाएगा. अब कितना ऑपरेशन लगा तुम्हारा, तो तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हारा ऑपरेशन लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और तुम आउटपुट करोगे 8. बट ये तो हम तुमको समझाने के लिए बोले कि तुम इस प्रकार करना. बट इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, कि हाउ यू गोना इंप्लीमेंट इट. क्योंकि यहाँ पे अगर तुम वैल्यू दोगे एक्स एंड वाई का, तो तुम्हारा एक्स एंड वाई है 10 to the power 9 और के है तुम्हारा 1 से 10 to the power 9. तो इस चीज को तुम्हें इंप्लीमेंट खुद से करना पड़ेगा इन ऑप्टिमाइज वे. तो इस चीज को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि एक्स एंड वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे. तो ये चीज तो तुम्हें पता होगा, लाइक तुम्हें 9 पे पहुंचना है और तुम्हारा मैक्सिमम जंप 3 है, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेगा. सिंपली तुम्हारा एक्स का वैल्यू होगा 9 डिवाइड बाई 3. और देख लोगे कि अगर 9 मोड 3 जीरो नहीं है तो उसमें प्लस प्लस कर देना. जैसे कि मान लो यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 3 की है तो तुम्हारा वैल्यू आया एक्स का 3, जो हम यहाँ पे लिखे हैं 3. 9 डिवाइड बाई 3 3 होता है. सिमिलरली वाई का अगर निकालना है वैल्यू तो वाई के लिए होगा तुम्हारा 11 डिवाइड बाई 3.
तो इस चीज को करोगे तो 3 आएगा, बट साथ ही साथ ये देखना कि 11 मोड 3 जीरो अगर नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इस 3 में एक और इंक्रीमेंट करना कि अभी हम 11 पे नहीं पहुंचे हैं, एक और जंप मारना पड़ेगा। तो बस इस प्रकार से तुम एक्स जंप निकाल लोगे और वाई जंप निकाल लोगे। ठीक है, अब मेरा एक्स जंप और वाई जंप का वैल्यू जब मिल जाएगा, अब उसके बाद हमको बताना है कि लाइक मिनिमम ऑपरेशन कितना लगेगा। ठीक है, तो लाइक हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे, लेट मी राइट इट हियर, कि यहाँ पे तुम्हारा एक्स जंप जो था, एक्स जंप का वैल्यू वो है तुम्हारा 3 और वाई जंप का वैल्यू था तुम्हारा 4। अगर तुम खुद सोचो कि एक्स जंप इज इक्वल टू वाई जंप होता है कि दोनों को 3 बार जंप करना है, तो सिंपली तुम एक्स को कराते जंप, वाई को कराते, एक्स को कराते, वाई को कराते, एक्स को कराते, वाई को कराते, तो तुम्हारा आंसर हो जाता है जो एक्स का जंप का वैल्यू है और वाई का जंप का जो वैल्यू है, दोनों का समीशन मींस ऐड 3 + 3 आंसर हो जाता है अगर एक्स इक्वल टू वाई होता। अब जैसे ही एक्स लेस देन वाई होता है, इस बात को ध्यान से सुना कि एक्स लेस देन वाई होता है तो हम क्या करेंगे, और एक्स ग्रेटर देन वाई होता है तो हम क्या करेंगे। ये दो केसेस तुम सोचो, लाइक अगर तुम कॉन्टेस्ट भी दे रहे हो तो सोचो, तो इस चीज को सोचेंगे कैसे, तो टेस्ट केस लेंगे। सिंपल सी बात है कि हम टेस्ट केस लेते हैं कि पहले एक्स लेस देन वाई, तो यहाँ पे तुम्हारा ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक्स लेस देन वाई ही है 3 और 4। तो सिंपल सी बात है कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 है और वाई का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो मिनिमम दोनों 3 जंप तो करेगा ही ना, करेगा करेगा ऑब्वियस सी बात है कि मिनिमम दोनों 3 जंप तो करेगा ही करेगा ना। तो आंसर में हम ऐड कर देंगे 2 × 3, 2 × 3 6। अब तुम्हारा एक्स का वैल्यू 0 बन चुका होगा क्योंकि 3 जंप किया होगा दोनों, और वाई भी 0, वाई 1 बन चुका होगा क्योंकि वो भी 3 जंप कर चुका था। अब तुम खुद सोचो कि इस सिचुएशन में तुम्हारा जो जंपिंग हो रहा था वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, एक्स फिर वाई, एक्स फिर वाई, एक्स फिर वाई, क्योंकि दोनों दोनों 3 जंप किया है। अब इसके बाद तुमको एक्चुअली में वाई जंप एक्स्ट्रा करना है, ये जो बचा कुछ वाई है डेट इज 1, वो एक्स्ट्रा करना है। तो मतलब उससे पहले एक्स तो आएगा ना, क्योंकि उसके बाद तो एक्स जंप करेगा, तो इससे पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। अगर मान लो यहाँ वाई 2 रहता तो फिर से एक एक्स आता और वाई आता। तो यहाँ से क्या देख रहे हो कि जितना वाई बचा है उसका मल्टीप्लाई बाई 2 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो हाँ भैया समझ में आ रहा है, मतलब कि अब जो हम इनिशियली क्या करेंगे कि अगर x इज लेस देन इक्वल टू वाई होगा, ठीक है, तो हम सिंपली दोनों को जंप करा देंगे x टाइम, क्योंकि वो तो मिनिमम है। अब जितना y बचा होगा डेट इज कितना y बचेगा, y माइनस एक्स, हम 2 टाइम्स y माइनस एक्स आंसर में फर्दर ऐड कर देंगे। ठीक है, आंसर में इनिशियली क्या ऐड करेंगे, आंसर इज इक्वल टू 2 × x, क्योंकि दोनों x टाइम जंप करेगा, x छोटा ही है। फिर फर्दर हम x में ऐड क्या कर देंगे, जितना रिमेनिंग जंप होगा, और कितना टाइम, 2 टाइम्स टाइम। तो यहाँ पे तुम देखो तुम्हारा x था 3 और y था 4, तो हम आंसर में का वैल्यू इनिशियलाइज किए 2 × x से, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि 3 बार दोनों जंप करेगा। अब तुम्हारा y बचा होगा 1, तो आंसर में फर्दर हम ऐड कर देंगे 2 × रिमाइनिंग y दैट इज 1। तो तुम्हारा देखो 2 × x क्या था 6, 6 + 2 8, तो ये वैल्यू तुम्हारा बन जाएगा 8 और तुम्हें आउटपुट करना है 8। तो ये कंडीशन हम बताएं कि अगर x लेस देन इक्वल टू y होगा तब। अच्छा अगर x ग्रेटर देन y होगा तो x ग्रेटर देन y होगा तो क्या दिक्कत है भाई, हम क्या बोले कॉन्टेस्ट में अगर तुम दे रहे हो तो x ग्रेटर देन y के लिए कैसे सोचेंगे, टेस्ट केस सिंपल बात है कि एक बार x हम लेते हैं 5 और y लेते हैं 3। ठीक है, x लेते हैं 5 और y लेते हैं 3, इसके लिए हम सोचते हैं कि लाइक क्या हो सकता है आंसर। ठीक है, तो चलो बताते हैं कि हम सबसे पहले दोनों को 3 बार तो जंप करना पड़ेगा, 3 बार एटलीस्ट जंप करेगा ना, तो हम दोनों को 3 बार जंप कराएं। यहाँ पे x किया जंप, y किया जंप, फिर x किया जंप, y किया जंप, फिर x किया जंप और y किया जंप, तो 3 बार जंप हो चुका था। अब जैसे ही मेरा 3 बार जंप हुआ तो मेरा x का वैल्यू बन गया 2 और y का वैल्यू बन गया 0। अब हमको x को 2 बार और जंप करना पड़ेगा। अब तुम यहाँ से खुद सोचो कि आंसर में अभी तो मेरा ऐड हो चुका होगा 2 टाइम ऑफ मिनिमम ऑफ x वाई दैट इज 3, तो आंसर का वैल्यू अभी बन चुका होगा 6। अब मेरा x स्टिल 2 बचा है और y 0 बचा है। तो यहाँ से अब ध्यान से सुनना कि हम पहले x को जंप कराएंगे, x को हम जंप कराएं, लेकिन y का कुछ वैल्यू नहीं बचा था, बट मेरा स्टिल x बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे x जंप कराएं तो x अब रिमाइनिंग बचा होगा तुम्हारा 1, तो यहाँ पे फिर y को जंप कराएंगे, फिर से x को जंप कराएंगे क्योंकि x बन चुका होगा 0, अब y को कुछ नहीं जंप कराएंगे। समझ रहे हो, तो इससे हम क्या सीखे, यहाँ पे एक अगर x का वैल्यू y से बड़ा है तो लास्ट में हम एक x को ही बस जंप कराएंगे, वहां पे y को हमको नहीं जंप कराना है क्योंकि y मेरा पहले से पहुंच चुका है। तो ये चीज हमको फायदा देगा। तो हम बस आंसर में क्या ऐड करेंगे पता है, आंसर में ऐड करेंगे जितना भी x बचा होगा, तो जितना x बचा होगा x रिमाइनिंग जो भी बचा होगा -1 × 2, क्योंकि यार खुद सोचो ना यहाँ 2 बचा हुआ था, तो लास्ट में तो बस x को ही जंप कराएं, तो वो एक बस बचा के रखो, तो x रिमाइनिंग -1 × 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बचा हुआ था तो एक तो लास्ट में x को जंप करा दिया, अब जो एक बचा हुआ था उसमें x और y दोनों को जंप करना पड़ेगा, तो x रिमाइनिंग -1 × 2, और लास्ट में जो एक हम जंप कराए हैं ये लास्ट वाला x को, उसमें हम ऐड कर देंगे आंसर प्लस इक्वल टू 1। बस यही था लॉजिक। तो तुम यहाँ पे देखो कि अगर x तुम्हारा 5 होता है और y 3 होता है तो तुम्हारा वैल्यू क्या क्या होगा, लाइक फाइनल आंसर क्या होगा। तो आंसर में हम पहले ऐड करेंगे मिनिमम ऑफ x, y इंटू 2 टाइम, तो 6 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 0 बन जाएगा, और x तुम्हारा कितना बच जाएगा 2। अब आंसर में फर्दर ऐड कितना करना है, x रिमाइनिंग
-1 x रिमेनिंग, तो x रिमेनिंग 2 है, तो 2 - 1 × 2, तो तुम्हारा अब आंसर हो जाएगा 6, सॉरी 6 + 2 8। अब एक x का ऑपरेशन हम बचाए थे ताकि हम बस x को जंप कराएं, तो हम आंसर में एक और ऐड करेंगे, आंसर प्लस इक्वल टू 1, तो हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू आंसर का 7, और 7 इसका फाइनल आंसर होगा। तो बस यही सिंपल लॉजिक था। लेट मी शो यू माय कोड। तो ये रहा मेरा कोड दैट इज फॉर द प्रॉब्लम सी, कि ये तुम्हारा x y के वैल्यू सबसे पहले इनपुट लिया हूँ, फिर हम निकाला हूँ कि लाइक मिनिमम जंप कितना लगेगा x कोऑर्डिनेट पे पहुंचने के लिए और y कोऑर्डिनेट को पहुंचने के लिए। तो x जंप में थोड़ा मिनिमम जंप होगा और y जंप में मिनिमम जंप होगा, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि अगर x मोडुलो के नॉट इक्वल टू 0 है तो x जंप प्लस प्लस कर देना, लाइक जो हम बताए थे कि x इनिशियली 0 था और तुमको पहुंचना है 9 कोऑर्डिनेट पे, और मैक्सिमम जंप तुम 3 मार सकते हो, तो 9/3 किया तो 3 आया था, और देख लिए थे कि अगर प्योरली डिविजिबल नहीं है तो 3 को एक और बढ़ा देना, जैसे 11 के लिए एक और बढ़ाना पड़ रहा था। तो बस वही, इससे तुम्हारा x जंप निकल जाएगा कि मिनिमम जंप कितना लगेगा x कोऑर्डिनेट पे पहुंचने के लिए, और ये तुम्हारा y जंप रहेगा, ठीक है। अब सिंपल सा कंडीशन कि अगर x जंप इज लेस देन इक्वल टू y जंप, तो आंसर में क्या ऐड करेंगे कि मिनिमम ऑफ x जंप इनटू y जंप, मिनिमम ऑफ x जंप कोमा y जंप इनटू 2। तो यहाँ पे तुम्हारा मिनिमम कौन होगा, x जंप लेस देन इक्वल टू y जंप, तो x जंप ही मिनिमम होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ x जंप ऐड ऑन कर देंगे आंसर में। अब तुम्हारा रिमाइनिंग जंप क्या बनेगा, दैट इज y जंप माइनस x जंप, ये तुम्हारा रिमाइनिंग जंप बनेगा, तो आंसर में फर्दर ऐड कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ रिमाइनिंग, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है कि x जंप ही बड़ा हो जाता है y जंप से, तो सिंपल सी है कि आंसर में ऐड ऑन कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ y जंप, और रिमाइनिंग जंप कितना बचता है, x जंप माइनस y जंप, और आंसर में फिर फर्दर ऐड करना पड़ेगा रिमाइनिंग -1 × 2, मींस रिमाइनिंग जंप जो बचा होगा -1 × 2, -1 क्यों, क्योंकि लास्ट में हम बस x को जंप कराएंगे, तो बस रिमाइनिंग -1 × 2 और आंसर को प्लस प्लस करके सिंपली आउटपुट कर देंगे आंसर। सो दिस वाज माय कोड, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अभी भी कुछ भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन अ कमेंट, आई विल श्योरली रिप्लाई यू, एंड आई विल प्रोवाइड दिस कोड इन अ डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन एक्सेस इट इजीली। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, एंड इफ यू लाइक दिस, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज यार लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड ऑल्सो शेयर टू योर दोस्त फ्रेंड्स हु हैव एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम। So without wasting our time, let's move to the problem D, that is सत्यम एंड काउंटिंग। तो लाइक ये भी प्रॉब्लम अच्छी है, और इसमें एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था जो इस प्रॉब्लम को थोड़ा हार्ड बना देता है। तो चलो वो बताता हूँ कि लाइक इसमें सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को मैं समझा देता हूँ कि लाइक ये प्रॉब्लम क्या बोल रखा है। तो ये प्रॉब्लम तुम्हें ये बोल रखा है कि आपको मैं n पॉइंट दूंगा, ठीक है, जिसमें x और y कोऑर्डिनेट होगा। x का रेंज होगा 0 से लेकर n तक, बट y का रेंज होगा तुम्हें 0 से लेकर 1 तक। बस यही कैच था तुम्हारा कि y का वैल्यू 0 से 1 क्यों दिया है, ये कैच है एक, और दूसरा कैच अभी हम बताएंगे। अब तुमको बताना है कि लाइक ऐसा कितना डिस्टिंक्ट 3 पॉइंट तुम चूज कर सकते हो सच दैट वो 3 पॉइंट एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जैसे कि अगर पहला टेस्ट केस देखें, तो तुम्हारा जो पॉइंट है दैट इज 1,1 2,1 और नीचे तुम्हारा 1,0 3,0 5,0 है। तो ये 5 पॉइंट के लिए ऐसा कितना हम 3 डिस्टिंक्ट वर्टेक्स या तुम कह सकते हो कोऑर्डिनेट चूज करें सच दैट कि वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर है 4 क्यों, क्योंकि एक तो ये बना सकते हैं, तो ये सर तुमको दिख रहा होगा कि कौन कौन सा हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं 3 पॉइंट लेके। तो लाइक चलो हम डिस्कस करते हैं कि इसका सोल्यूशन की तरफ कैसे आएंगे। सो लेट मी राइट इट हेयर कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। चलो, तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ कि मेरा पॉइंट क्या क्या था। तो देखो, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बनाते हैं, ठीक है, कि हम मान के चलते हैं कि ये मेरा y का वैल्यू 0 के लिए लाइन है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा y 0 के लिए सारा पॉइंट रहेगा, और उसके ऊपर जस्ट y इक्वल टू 1 के लिए सारा पॉइंट रहेगा। ये तुम्हारा y इक्वल टू 1 के लिए सारा पॉइंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से तुम्हारा x0 स्टार्ट होता है, ये तुम्हारा x0 यहाँ से स्टार्ट होता है, x0 सिंपल से समझो कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से x0 स्टार्ट हो रहा है। अब तुम्हारा पहला पॉइंट क्या दे रखा था कि 1,1 मतलब x भी 1 y भी 1, तो हम मान के चलते हैं ये है 1, ये है 2, ये है 3 तुम्हारा, ये है 4, फिर ये है तुम्हारा 5, ठीक है, बढ़िया। तुम्हारा पहला पॉइंट दे रखा है 1,1, ठीक है। दूसरा पॉइंट है तुम्हारा 2,1, 2,1 यहाँ लाई करेगा, ठीक है, दिस इज योर सेकंड पॉइंट। अब तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है 1,0, तो 1,0 कहाँ होगा, यहाँ होगा 1,0, दिस विल बी द थर्ड पॉइंट, ठीक है, बढ़िया है। अब तुम्हारा जो 4 पॉइंट है दैट इज वेयर इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्थ पॉइंट, 3,0 एंड 5,0, चलो बढ़िया। तो ये तुम्हारा फोर्थ पॉइंट है 3,0, ठीक है ठीक है ठीक है, और ये है तुम्हारा 5,0 दैट इज योर फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब तुमको प्रॉब्लम में बोल रखा है कि हमको ऐसा काउंट दो जिसमें 3 डिस्टिंक्ट वर्टेक्स हो, और वो 3 डिस्टिंक्ट वर्टेक्स राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हो, ठीक है। तो हम बोलेंगे तुमको लाइक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या होता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर राइट एंगल ट्रायंगल।
तो बोलेगा भैया कुछ नहीं होता है कि लाइक उसका जो एक वर्टेक्स है उसमें 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, उसका कोई सा भी एक वर्टेक्स है, उसका वैल्यू, उसका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये मेरा कंडीशन है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? तो भैया इससे यही समझ में आ रहा है हमको कि हम ऐसा दो पॉइंट देखेंगे, लाइक हम ये देखेंगे कि ऊपर का पॉइंट मीन्स y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 के लिए क्या मेरा ऐसा दो पॉइंट है जो परपेंडिकुलर है, जैसे ये परपेंडिकुलर है। अगर ये मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है कि x कोऑर्डिनेट में जितना भी पॉइंट होगा वो सारा इसके साथ राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा होगा, जैसे ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये नहीं बना रहा है, बट यहाँ पे पॉइंट नहीं है, बट हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। क्या समझाने के लिए बोले? कि हम देख लेंगे भैया कि क्या ऐसा दो पॉइंट है मेरे पास, दो पॉइंट जो आपस में परपेंडिकुलर है। तो इससे ये पता चलेगा कि y इक्वल टू 0 पे जितना भी पॉइंट होगा वो सारा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा होगा। देखो जैसे ये एक बना रहा है, ये एक दो बना रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ठीक है। सिमिलरली सेम चीज यहाँ से भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। अगर हम y इक्वल टू 1 को बेस माने कि ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से एक बेस ये बन रहा होगा, और पॉइंट रहता तो वो भी बनता। ठीक है भैया, ये तो मुझे भी आता था, बट भैया मुझे एक कंफ्यूजन आ रहा है। क्या कंफ्यूजन आ रहा है बताओ? कि भैया हमको ये नहीं पता कि इस टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल कितना बनेगा, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 3 पॉइंट, आगे ये भी तो हो सकता है भैया कि ऐसे कुछ बन जाए राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे कुछ बन जाए राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे, यहाँ से ध्यान से सुनना, यही ऑब्जर्वेशन था इस प्रॉब्लम का, कि हम बोलेंगे कि याद रखना, अगर ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कैसा कि अगर परपेंडिकुलर बन रहा है तो ठीक है, इसके लिए तो हम ऐसे से बना देते, ये बन रहा है, ये बन रहा है, या फिर ये तुम्हारा बन रहा है। अगर परपेंडिकुलर नहीं बन रहा है तो बस तुम्हारा एक ही राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसका एंगल 45 डिग्री होगा, यहाँ से 45 डिग्री और यहाँ से 45 डिग्री। हाँ ऐसा क्या? हाँ, तो बोलेगा नहीं भैया आप तो झूठ बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं झूठ? कि भैया हम ऐसे भी तो बना सकते थे। कैसे? कि भैया यहाँ पे 60 डिग्री होता, यहाँ पे 60 डिग्री होता, फिर यहाँ पे 90 डिग्री होता, और फिर यहाँ पे 60 डिग्री होता, तब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। तो हम तुमसे एक बात पूछते हैं, यहाँ से ध्यान से सुना, हम तुमसे एक बात पूछते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है, कि अगर मान के चलते हैं कि ये 30 डिग्री बन रहा होगा, तो तुमको इसका परपेंडिकुलर वैल्यू पता है ना, ये तो 1 यूनिट है। इसलिए ये एक ऑब्जर्वेशन था कि y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 ही बस दिया हुआ है तुमको। तो ये अगर 30 डिग्री पे बना होगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका वैल्यू 1 यूनिट है। तुमको ये पता है 2, तो तुम्हारा ये बेस क्या निकलेगा? खुद सोचो। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 1 यूनिट, 1 यूनिट, और बेस है तुम्हारा b, मान के चलते हैं ये अभी b है, ठीक है। तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है? कुछ भी होता है, लाइक आई थिंक 1 अपॉन रूट 3 होता है ना, आई गेस। तो जो भी वैल्यू आएगा b इक्वल टू रूट 3 आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2 + √3 कोमा 0। बट तुमको क्या लगता है कि कोई तुम्हें ऐसा कोऑर्डिनेट दिया है जिसका वैल्यू डेसिमल है? कोई दिया है? बताओ तो। सारा का सारा पॉइंट तुम्हें इंटीजर दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स आई का वैल्यू 0 से लेकर n तक है जो कि इंटीजर होगा। तो मतलब हमको ये दिखा है कि हमको कोई सा भी कोऑर्डिनेट डेसिमल के फॉर्म में नहीं दिया होगा, ये रूट के फॉर्म में नहीं दिया होगा। तो मतलब ये 30 डिग्री वाला तो कभी हो ही नहीं सकता है। अगर 90 डिग्री यहाँ बनता भी है तो ये 30 डिग्री वाला कभी हो ही नहीं सकता है, या तो फिर ये 60 डिग्री वाला हो ही नहीं सकता है। तो मतलब क्या दिखा यहाँ से कि हमेशा 45 डिग्री वाला ही बनेगा। तो 45 डिग्री वाला बनेगा तो उसका बेस वैल्यू क्या होगा? तो बेस वैल्यू हमेशा 1 होगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि लेट मी ड्रॉ इट हियर, कि अगर मान के चलते हैं कि ये 45 डिग्री पे बना रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, कि यहाँ पे 90 डिग्री बना, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है 45 डिग्री, ये क्या है 45 डिग्री। तो मतलब इससे क्या समझ रहे हो कि ये तुम्हारा अगर परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये बेस का वैल्यू क्या आएगा? ये बेस का वैल्यू क्या आएगा तुम खुद सोचो। 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन बेस। तो ये 10 45 तुम्हारा 1 होता है, तो बेस का वैल्यू भी 1 आएगा। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3। तो यहाँ पे तुमको ये पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा 3,0। और क्या 3,0 प्रेजेंट था? हाँ 3,0 पॉइंट मेरे पास प्रेजेंट था। सिमिलरली यहाँ भी एक यूनिट तुम पीछे आओगे, एक यूनिट पीछे आएंगे तो तुम्हारा पॉइंट आएगा 1,0। 1,0 प्रेजेंट था? हाँ प्रेजेंट था। तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हम बना सकते हैं। तो हमको क्या दिखा ऑब्जर्वेशन में? क्या दिखा? चलो लिखते हैं। तो हमको सबसे पहले दिखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल तो मेरा डायरेक्टली परपेंडिकुलर बना सकते हैं। परपेंडिकुलर ऐसे कि ये कि हम डायरेक्ट इस लाइन को पकड़ेंगे और y इक्वल टू 0 पे जितना भी पॉइंट होगा सबसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो मतलब इससे क्या दिख रहा है कि जितना भी y इक्वल टू 0 पे पॉइंट होगा, नंबर ऑफ पॉइंट -1 टाइम वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, क्योंकि खुद से थोड़ी ना पॉइंट बना लेगा, खुद से थोड़ी ना राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, नहीं। तो मतलब बाकी का पॉइंट जितना बचा होगा y इक्वल टू 0 पे, तो पॉइंट -1 से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, अगर ये दोनों पॉइंट मेरा परपेंडिकुलर मिल चुका है तो। सिमिलरली y इक्वल टू 1 से अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो y इक्वल टू 1 पे जितना पॉइंट होगा वो सारा इससे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ। तो y इक्वल टू 1 के लिए जो नंबर ऑफ पॉइंट होगा -1, वो दोनों ऐड कर देंगे अगर मुझे ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन मिला तो। और अगर ऐसा नहीं मिला, तो हम किस पे जाएंगे? सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन ये रहेगा मेरा
कि अगर मान लो हम ये पॉइंट को पिक करते हैं तो बस देख लेंगे कि y इक्वल टू 1 पे अगर ये पॉइंट पिक किए हैं तो हम देख लेंगे कि इस पॉइंट के एक यूनिट पीछे और इस पॉइंट के एक यूनिट आगे y इक्वल टू 0 पे वो पॉइंट है क्या। जैसे मान लो यहाँ पे 2,1 था, तो इस कोऑर्डिनेट का एक यूनिट पीछे है तुम्हारा 1 और y 0 बन जाएगा। इस कोऑर्डिनेट के एक यूनिट आगे है तुम्हारा 3 और y 0 बन जाएगा। तो क्या 1 0 और 3 0 एग्जिस्ट करता है? तो अगर करता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो और एक ये भी आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। तो बस यही दोनों कंडीशन देखना था तुम्हें। तो यहाँ पे अगर तुम आंसर निकालोगे तो एक तो ये आंसर होगा, तो आंसर में एक इंक्रीमेंट कर देंगे, आंसर में एक इंक्रीमेंट कर देंगे, आंसर इक्वल टू 1 या प्लस प्लस, ठीक है, 1 बन चुका होगा। अब इसके लिए सेम चीज देखते हैं कि क्या ये 45 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो हम जब इसको देखने गए तो इसके एक यूनिट पीछे y इक्वल टू 0 पे देखे कि क्या वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे 5 ही पॉइंट दिया हुआ था, तो ये एक पॉइंट नहीं बन सकता है। तो मतलब ऐसे तुम देखोगे तो यहाँ पे 45 डिग्री वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो बस एक ही बनेगा, और बाकी जो थोड़ा परपेंडिकुलर लाइन वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था तो यहाँ पे एक ही परपेंडिकुलर लाइन है। तो मतलब इसके लिए कितना पॉइंट है y इक्वल टू 0 पे, टोटल पॉइंट है तुम्हारा 1 2 3, तो मतलब 3 माइनस 1 पॉइंट से ये 2 पॉइंट से यहाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, एक ये और एक ये। सिमिलरली ऊपर के लिए भी बनाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऊपर में कितना पॉइंट है 2, तो 2 माइनस 1 1, तो मतलब एक्स्ट्रा 2 माइनस 1 पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो ओवरऑल आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 4, और तुम्हें आउटपुट करना है 4। तो ये तुम्हारा लाइक इसका आंसर है 4 फर्स्ट टेस्ट के लिए या। तो अब इस चीज को तुम इंप्लीमेंट कैसे करेगा, सोचो तुम कि कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि हम y इक्वल टू 1 पे सारा पॉइंट रख लेंगे कि y इक्वल टू 1 पे मेरा पॉइंट का वैल्यू क्या क्या था। सिमिलरली y इक्वल टू 0 पे सारा पॉइंट रख लेंगे। अब हम मैच कर लेंगे कि लाइक मींस तुम दो वेक्टर बनाना, एक बनाना कि y 0 पे कौन कौन सा पॉइंट है, दो वेक्टर, और एक y 1 पे कौन कौन सा पॉइंट है। तो हम लाइक इसका साइज n रख लिए थे क्योंकि तुम्हारा x का रेंज 0 से n तक था, तो हम n रख लिए थे 0 1 2 3 4 5, n तुम्हारा 5 था आई गेस या। तो यहाँ पे हम रख लिए कि कहाँ कहाँ y इक्वल टू 0 में x का वैल्यू है, तो उसको हम विजिटेड मार दिया, मीन्स ट्रू बना लिया, ऐसा समझो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर y इक्वल टू 0 पे देखें तो तुम्हारा 1 एक पॉइंट है, तो मतलब 1 कोमा सॉरी y इक्वल टू 0 पे यहाँ ये है पॉइंट ये, तो 1 कोमा 0 एक पॉइंट है, एक 3 कोमा 0 भी पॉइंट है तो इसको भी ट्रू मार देंगे, और एक 5 कोमा 0 पॉइंट है तो इसको भी ट्रू कर देंगे। सिमिलरली y1 क्या रखेगा कि अगर y का वैल्यू 1 है तो कौन कौन सा x कोऑर्डिनेट वैल्यू प्रेजेंट है, तो इसको भी हम साइज कर दिए n तक बना लिए। n तक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि तुमको पता है कि x का वैल्यू 0 से n तक ही जाएगा। तो तुम्हारा x y इक्वल टू 1 पे x का वैल्यू एक 1 है और एक 2 है या, तो यहाँ पे 1 पे तुम विजिट करोगे और एक 2 पे विजिट करोगे। अब तुमको दो कंडीशन देखना है, क्या क्या देखना है कि अगर मान लो हम गिवन या अगर हम मान लो कि ये ठीक है, अगर मान लो हम ये गिवन कोऑर्डिनेट को 45 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो क्या क्या देखना है कि एक इसके 1 यूनिट पीछे क्या y 0 पे पॉइंट प्रेजेंट है और 1 यूनिट आगे y 0 पे पॉइंट प्रेजेंट है, अगर है तो आंसर में इंक्रीमेंट करेंगे। और दूसरा कंडीशन हम क्या बोले थे देखने कि अगर तुम दोनों प्रेजेंट हो, परपेंडिकुलरली तुम दोनों प्रेजेंट हो, तो जितना y 1 में पॉइंट होगा तो उतना -1 ऐड करेंगे, और जितना y 0 में पॉइंट होगा उतना -1 ऐड करेंगे, दैट इज 3 -1 यहाँ ऐड करेंगे और यहाँ पे 2 -1 ऐड करेंगे। तो बस ये दोनों कंडीशन तुमको देखना है बस। तो चलो हम इसका एक बार कोड दिखाते हैं। तो ये रहा मेरा कोड कि सबसे पहले हम n इनपुट लिए, दैट इज द साइज ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट, और ये हम दो वेक्टर बनाए दैट इज y0 एंड y1। y0 क्या बता रहा है कि अगर y0 रहे तो उस नंबर सिस्टम में लाइक y0 लाइन के लिए कितना x एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उसको विजिटेड बना देंगे। सिमिलरली अगर y1 रहे ऊपर तो कितना x एग्जिस्ट कर रहा है। और सिमिलरली हम दो वेरिएबल भी बनाए हैं कि y0 काउंट y1 काउंट। y0 काउंट क्या बता रहा है कि अगर y इक्वल टू 0 में कितना x का वैल्यू है और y इक्वल टू 1 में कितना x का वैल्यू है। फिर हम लूप चलाएं 0 से n तक और x y इनपुट ले रहे हैं और देख रहे हैं कि इफ y इक्वल टू 0 है तो सबसे पहले y0 में उस x को ट्रू कर दो, मीन्स प्लस प्लस कर दो, उसमें इनिशियली वैल्यू 0 है, और y0 काउंट भी बढ़ा दो। और अगर वो 1 है मीन्स 1 कोऑर्डिनेट में आ रहा है, y का वैल्यू 1 है, तो y ऑफ 1 में x x प्लस करो और y1 काउंट x प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अब ये है तुम्हारा आंसर जो तुम्हारा एक्चुअली में आंसर वेरिएबल था। अब हम सिंपली देख रहे हैं कि लूप लाइन 0 से लेकर n तक, तुमको पता है कि x का वैल्यू 0 से लेकर n तक एग्जिस्ट करता है, तो हम देख लिए कि क्या परपेंडिकुलर लाइन एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी स्पेसिफिक x के लिए। तो हम देख रहे हैं कि इफ y0 ऑफ i इक्वल टू 1 मतलब वो पॉइंट ट्रू है, एंड y1 ऑफ i इक्वल टू पॉइंट, मतलब ये चीज ये बता रहा है कि ये दोनों वेक्टर बना लिए और हम 0 से लेकर n तक इटरेट कर रहे हैं। यहाँ पे 0 से लेकर n तक हम इटरेट किए, सॉरी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अगर इस पॉइंट को देख रहे हैं ये x पॉइंट को, तो हम देख रहे हैं दोनों में ये दोनों विजिटेड है। अगर विजिटेड है तो ये परपेंडिकुलर लाइन बनेगा, तो इसके लिए ऐड क्या करेंगे, जितना इसमें पॉइंट होगा और जितना इसमें पॉइंट होगा -2। तो बस हम अगर देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रू है तो आंसर प्लस इज इक्वल टू y0 काउंट -1, फिर आंसर प्लस इज इक्वल टू y1 काउंट -1, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। और अगर ऐसा नहीं है मीन्स ये है तो ठीक है,
और इसके अलावा हमको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि क्या वो 45 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, जैसे ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है इस प्रकार, तो इस पॉइंट के लिए भी देखना पड़ेगा सेम चीज। और सिमिलरली तुम्हें नीचे वाले पॉइंट के लिए भी देखना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए हम क्या देखेंगे कि ये और ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, और सिमिलरली अगर ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो ये और ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस पॉइंट को देखने के लिए हम सिंपली तुमसे पूछ लेंगे नीचे वाले वेक्टर से कि इफ y 0 ऑफ i इक्वल टू 1, मतलब 0 में वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऊपर वाले में हम एक पीछे और एक आगे से पूछेंगे कि तुम दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो क्या। तो हम लेफ्ट निकालें i-1, लेफ्ट पॉइंट, और राइट पॉइंट निकाले i+1, और देख रहे हैं कि अगर लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि तुमको x रेंज दे चुका है 0 से 1, तो देख लिया कि पहले ही कि लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट इज लेस देन इक्वल टू 1, एंड y1 ऑफ लेफ्ट ट्रू है, मतलब ग्रेटर देन 0 है तो ट्रू है, और y1 ऑफ राइट ट्रू है, तो आंसर प्लस प्लस कर दो कि एक यहाँ से 45 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल हम बना सकते हैं। सिमिलरली y1 के लिए भी सेम चीज करना, और फाइनली तुम आंसर प्रिंट कर देना। सो दिस वाज माय कोड, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अभी भी कुछ भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन ए कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। एंड आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, एंड आई विल प्रोवाइड दिस कोड इन ए डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन एक्सेस इट इजिली। So if you find this video helpful, then please like it, subscribe it, and also share to your those friends who have any doubt in this problem D, that is Satyam and counting. ठीक है, तो now let's move to the next problem, that is problem E. ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम E was a binary search problem and my favorite topic binary search, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो देखो इस प्रॉब्लम में तुम्हें ये बोल रखा है कि ऐसा समझो, लेट मी राइट इट हियर। तो तुम्हें प्रॉब्लम में ई में ये बोल रखा था कि मैं आपको रेंज ऑफ इंटीजर दूंगा, जैसे कि आपको एक एरे है जिसका लेंथ n है, उसमें वैल्यू है k+1 k+2 k करते करते k+n-1, ये वैल्यू है। आपको क्या बताना है पता है कि यू कैन जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द गिवन एरे इनटू टू पार्ट, टू सब एरे, दैट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स, और प्रीफिक्स का जितना सम होगा और सफिक्स का जितना सम होगा उन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस को तुमको मिनिमाइज करके वो फाइनल डिफरेंस तुमको देना है कि व्हाट विल बी द मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो वो तुमको वो पॉइंट पहले निकालना है और फिर तुमको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बट तुमको एक्चुअली में यहाँ पे रेंज ऑफ इंटीजर नहीं दिया है। जैसे मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे अगर देखोगे पहला टेस्ट केस, फर्स्ट सैंपल टेस्ट केस, तो तुम्हें इनपुट इस प्रकार दिया होगा कि सबसे पहले तुम्हें n दिया होगा 2, और जो तुम्हारा एरे का एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है वो भी 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इस प्रकार दिया है कि n है तुम्हारा यहाँ पे 2, लेट मी राइट इट, यहाँ पे तुम्हारा n है 2, और तुम्हारा जो एरे का एलिमेंट भी स्टार्ट हो रहा है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 के बाद क्या आएगा 3, तो बस ये 2 और 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात कि हम ये निकालेंगे कैसे कि ये रेंज ऑफ एलिमेंट मेरा स्टार्ट हो रहा है 2 से, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 2 है और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट मेरा 3, ये चीज निकालेंगे कैसे। तो अर्थमेटिक एपी आता होगा तुम्हें, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये तो आता होगा तुम्हें। तो उसका nth वैल्यू कैसे निकालते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हें एपी, यहाँ पे एपी है ना जिसका कॉमन डिफरेंस थोड़ा 1 है, यही है ना। तो हम बोलेंगे तुमको अगर ए का वैल्यू दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट 2 है और अर्थमेटिक डिफरेंस 1 है, तो तुमको हम बोलेंगे nth वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला होता है कि ए ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो तुम्हारा ए यहाँ पे 2 है और तुमको सेकंड एलिमेंट निकालना है, तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1 इंटू डी 1, तुम्हें सेकंड वैल्यू मिल जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3। ठीक है, तो तुमको स्टार्ट पॉइंट मिल गया दैट इज 3 2, और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे मिल गया 3। मिला कि नहीं मिला, ठीक है भैया, ये दोनों पॉइंट मुझे मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद तुमको क्या करना है, तो लेट मी टेक अ गुड टेस्ट केस, क्योंकि यार इसे तो समझा नहीं पाऊंगा, इसमें तो 2 ही पॉइंट है, तो मुझे कुछ बड़ा टेस्ट केस लेने दो। ये लेता हूँ दैट इज 7 2, ये थोड़ा ठीक है। तो लेट मी राइट इट कि तुम्हारा n है 7 और एरिया जो स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट 2 है। ठीक है, तो हम एक बार लिख लेते हैं कि लाइक स्टार्ट पॉइंट मेरा 2, ठीक है, और मेरा एंड पॉइंट क्या होगा, मीन्स अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो तुमको भी पता है कि 2 से 7 लेंथ का अगर एरे बनाते हैं तो 2 3 4 5 6 7, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 एंड 8, ये भी आ जाएगा 2 3 ठीक है। अब हमको एक्चुअली में इस चीज के लिए थर्ड सिंबल, ठीक है ठीक है ठीक है, या तो अब हमको एंडिंग पॉइंट इसका एपी से निकालेंगे, एपी का फॉर्मूला से। तो एपी का फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1 6 इंटू डी 1, तो तुम्हारा एंडिंग पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा 8। तो ये तो हम फॉर्मूला से निकाल लेंगे एक बार में बिग ऑफ 1 में, तो यहाँ पे 8 हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब हमको अगर तुम मतलब इस चीज को कैसे करोगे ऑप्टिमली कि 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है और 8 है, तो एक तरीका तो ये होता है कि भैया हम ये करेंगे कि हमको इस एरे को 2 भाग में बांटना है, दैट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, सच दैट कि ये प्रीफिक्स का सम माइनस सफिक्स का सम का एब्सोल्यूट वैल्यू मिनिमम हो, ये चीज करना है। तो भैया एक चीज तो ये कर सकते हैं हम कि हम ब्रूट फोर्स चलेंगे यहाँ से
स्टार्टिंग पॉइंट से, और हर बार देख लेंगे कि पहले 2 रखेंगे तो सफिक्स का सम क्या बनेगा, जो टोटल सम होगा -2, कुछ भी आया मतलब कुछ भी आए वो माइनस करके हम आंसर में अपडेट कर देंगे जो भी वैल्यू आएगा। फिर एक बार हम और आगे जाएंगे और 2 3 का सम रखेंगे प्रीफिक्स में और बाकी का सम सफिक्स में रख के ऐड कर देंगे, मींस डिफरेंस निकाल के आंसर में अपडेट कर देंगे कि उसका मिनिमम वैल्यू क्या है। फिर और आगे जाएंगे तो ये मेरा प्रीफिक्स बन जाएगा और इसका सम सफिक्स का सम से अपडेट कर देंगे। तो तुमको नहीं लगता कि ये टीएल ही देगा? हाँ यार देगा। क्यों देगा? इसलिए देगा क्योंकि मेरा n का वैल्यू है 10⁻⁹, टेस्ट केस ही 10⁻⁴, तो हम लूप थोड़ी नहीं चला सकते पूरा। तो इस चीज को मुझे कुछ ऑप्टिमली करना पड़ेगा। ऑप्टिमली मतलब, बोलो ऑप्टिमली मतलब बाइनरी सर्च। जहां भी दिखता है मतलब कि ऑप्टिमली, तो कुछ सोचो कि लाइक कोई तो एल्गोरिथम लग ही रहा होगा ना, या फिर तुम मैप सेट ये सब यूज करके करोगे। बट यहाँ पे मैप सेट कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि मैप क्यों ही लेंगे, सेट क्यों ही लेंगे, मेरे को तो एक मिनिमम वैल्यू बताना है। और मिनिमम ये वर्ड से भी तुम समझो कि लाइक बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम यही सब बताता है कि लाइक यू वांट टू फाइंड दैट पॉइंट वेयर यू आर गेटिंग अ मिनिमम आंसर। ठीक है, या तो डीपी लगा सकते थे बट डीपी तो यहाँ लगने से रहा, तो वहां से तुम आइडिया लगाओ। और बाकी बात मोनोटोनिसिटी देखो, बाइनरी सर्च है तो किस चीज का मोनोटोनिसिटी, इस चीज का कि लेट मी शो कि हम सबसे पहले एल को मानेंगे 2। क्यों? क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। और आर को मानेंगे 8। ठीक है, अब हम बाइनरी सर्च यहाँ पे लगाएंगे, डेट इज एल प्लस आर डिवाइड बाई 2, जो तुम्हारा मिड का वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल प्लस आर तुम्हारा बन जाता है 8 + 2 10, 10 डिवाइड बाई 2 5। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि अगर 2 से स्टार्ट करके 5 तक हम इस वैल्यू को क्या लेते हैं, प्रीफिक्स, और बाकी का बचा कुचा को सफिक्स लेते हैं, तब मेरा आंसर क्या होगा? तब मेरा आंसर क्या होगा, इस बात को ध्यान से सुनो कि मेरा अभी मिड आया था जब हम एल को 2 लिए, तो इस चीज को हम यहाँ लिख लेते हैं कि एल को जब हम 2 लिए और आर को जब 8 लिए तो मेरा मिड का वैल्यू आया 5। अब क्योंकि मेरा मिड का वैल्यू आया 5, मेरा मिड का वैल्यू आया 5, तो मेरा जो 2 से स्टार्ट होने वाला एरे सब एरे और एंड होता है 5 पे, उसका प्रीफिक्स सम P1 मानते हैं। और जो तुम्हारा मिड +1 से स्टार्ट होने वाला सब एरे और एंड होता है आर पे, उसका प्रीफिक्स एरे का सम, दैट इज सफिक्स एरे का सम, दैट इज P2। इन दोनों का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों का वैल्यू कैसे निकालोगे तुम? खुद से सोचो कि P1 का वैल्यू हम बिग ऑफ 1 में कैसे निकाले। तो तुमको पता है कि लाइक 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 डिवाइड बाई 2। तो तुमको यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है, 2 से 5 तक का सम। तो मतलब हम 1 से 5 तक का सम निकालेंगे, उसमें 1 से 1 तक का सम माइनस कर देंगे, तो वो बन जाएगा ना 2 से 5 तक का सम। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस फॉर्मूला से हम प्रीफिक्स का वैल्यू निकालेंगे, मींस प्रीफिक्स सम का वैल्यू निकालेंगे, और ये सफिक्स सम का वैल्यू निकालेंगे। इस सफिक्स सम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें सम निकालना है 6 से लेकर 8 तक का वैल्यू। तो मतलब इसे क्या समझ रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 का वैल्यू क्या होगा, 8 × 8 + 1 डिवाइड बाई 2, यही होगा ना, 1 से लेकर 8 तक का सम। अब उसमें हमको बस 6 से 8 तक का निकालना है, तो उसमें हम माइनस कर देंगे 1 से लेकर 5 तक का सम। तो 1 से 5 तक का सम क्या होगा, 5 × 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2। तो इससे हम ये माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 6 से 8 तक का सम क्या होता है। तो हम बाइनरी सर्च पहले लगाए, वहां पे हम मिड पता किए, तो मिड मेरा आया था इस टेस्ट केस के लिए, जो तुम्हारा टेस्ट केस दिया हुआ था उसके लिए मिड आया तुम्हारा 5। अब क्योंकि मेरा मिड आया 5, तो उससे हम प्रीफिक्स का सम निकाले, P1 का सम निकाले और P2 का सम निकाले। बोलो ठीक है, और इससे हम अपना आंसर अपडेट कर लिए। आंसर तुम्हारा क्या होगा, एब्सोल्यूट ऑफ P1 - P2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम खुद बताना, हम तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारा मिड अब 5 आया और मान के चलते ये P1 का वैल्यू आया, मान के चल रहे हैं, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता इसका सम, ऐसे जोड़ ही लेते हैं, चलो क्या ही है दिक्कत। तो तुम्हारा 5 + 4 9 होता है, 9 + 3 तुम्हारा 12 होता है, 12 + 2 14 होता है, तो तुम्हारा P1 का वैल्यू आता है 14। ठीक है, और तुम्हारा P2 का वैल्यू आएगा तुम्हारा यहाँ पे 6 + 7 तुम्हारा 13 होता है, और 13 + 8 21 21। ठीक है, तो तुम्हारा P1 का वैल्यू आया 14। ठीक है, और PT का वैल्यू आया 21। ठीक है, तो एक बात बताओ तुम, यहाँ से तुम एक बात बताओ मुझे, 21 को अच्छा से लिखने दो। एक बात बताओ मुझे कि तुमको एक्चुअली में क्या करना है कि ये दोनों को आपस में इक्वल बनाना है, तभी तो डिफरेंस मिनिमाइज हो पाएगा। इक्वल बनाना है कि नहीं बनाना है, तभी तो मिनिमाइज हो पाएगा। तो तुम क्या देख रहे हो कि P1 का वैल्यू छोटा है P2 से, P1 का वैल्यू छोटा है P2 से। अब छोटा है तो तुम खुद सोचो कि तुम पीछे जाओगे, यहाँ से मिड को पीछे भेजोगे या मिड को आगे भेजोगे। तो भैया हम मिड को आगे भेजेंगे। क्यों भाई, पीछे क्यों नहीं भेजोगे? भैया पीछे भेजेंगे तो मेरा P1 छोटा है P2 से, तो पीछे जाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो मेरा डिफरेंस और बढ़ जाएगा, तो आगे भेजेंगे ना, क्योंकि मेरा मोटो क्या है, P1 को इक्वल बनाना P2 से, ताकि मेरा डिफरेंस, ये जो आंसर वाला डिफरेंस है, और मिनिमाइज हो जाए, तो आगे भेजेंगे। तो अच्छा मतलब तुम समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पे P1 को मीन्स ये मिड को आगे भेजेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि P1 को बढ़ा पाए और साथ ही साथ P2 को घटा भी पाए। तो हम P1 को सॉरी ये मिड को आगे भेजने के लिए क्या करेंगे,
सिंपल। बाइनरी सर्च तो तुमको पता होगा ना, मिड को आगे पीछे निकले क्या करते हैं कि एल को चेंज कर देते हैं मिड प्लस वन में, मिड प्लस वन में चेंज कर देते हैं और वो फिर आंसर निकाल के देता है। तो यहाँ पे एल तुम्हारा चेंज होगा मिड प्लस वन में, वो अपना आंसर निकाल के देगा। वो फिर मान लो आगे जाके यहाँ आता है तुम्हारा मिड, तो ये तुम्हारा ये फर्दर सम तुम करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा नया P1 डैश, और ये तुम्हारा P2 डैश, इसके लिए आंसर निकालोगे और फिर से वही चेक करोगे कि अगर P1 इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया P2 से तो फिर हम पीछे जाएंगे। तो मतलब ये तुम्हारा ऑप्टिमली आगे पीछे जाके एक ऐसा तुमको पॉइंट निकाल देगा जहां से तुम डिफरेंस निकालोगे प्रीफिक्स का और सफिक्स का। वो तुम्हारा एक ऑप्टिमल पॉइंट होगा जो तुम्हें मिनिमम डिफरेंस देगा और वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है। तो मतलब हम सबसे पहली बात कि यहाँ बाइनरी सर्च कैसे सोचे कि मुझे रेंज ऑफ नंबर दिया हुआ था और वो सारा रेंज ऑफ नंबर कंटिन्यूअस था। अब क्योंकि कंटिन्यूअस था तो हम उस पर बाइनरी सर्च इस प्रकार सोचे कि हम पहले तो सोचे कि क्या कुछ दूसरा एल्गोरिथम लगा सकते हैं डीपी, तो नहीं यार वहां पे डीपी तो लगने से रहा बहुत ज्यादा रेंज है, तो क्या सेट मैप ये सब यूज कर सकते हैं, तो उसका तो कोई यूज ही नहीं दिख रहा है कि सेट में हम नंबर डाल के कुछ करेंगे। तो हमको क्या दिखा कि हाँ यहाँ पे हमको एक्चुअली में एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां से हम प्रीफिक्स का सम रखें और सफिक्स का सम रखें और उन दोनों का डिफरेंस रखें। तो वहां से हमको दिखा कि क्यों ना हम बाइनरी सर्च लगाए डिफरेंस पे, लाइक इसका वैल्यू और इसका वैल्यू में देख लेंगे कि अगर तुम ज्यादा बड़ा हो तो हम पीछे की ओर जाएंगे, अगर तुम कम बड़ा हो मीन्स ये P2 ज्यादा बड़ा है तो हम आगे की ओर जाएंगे। बस ये दोनों देख के हम अपना बाइनरी सर्च का मिड को मैनिपुलेट कर सकते हैं आगे और पीछे। ठीक है। तो वहां पे हमको बाइनरी सर्च दिखा। तो एक बार इसका मैं कोड दिखाता हूँ। तो लेट मी शो यू माई कोड। तो ये तुम्हारा एंड के, तो इससे तुम्हारा क्या पता चलेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था एंडिंग पॉइंट क्या है। तो स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा एज इट इज के और एंडिंग पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा के प्लस एन माइनस वन, दैट इज द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम आंसर मान के चल रहे हैं अभी इन्फिनिटी, दैट इज 1e18 10 टू द पावर 18। अब तुम्हारा बाइनरी सर्च लगेगा तो उसका रेंज क्या है, एल है स्टार्ट और आर है एंड। देख रहे हैं कि वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर है तो मिड पहले पता करो, तो मिड हो जाएगा तुम्हारा एल प्लस आर डिवाइड बाई टू। अब हम एक फंक्शन बनाए कि हमको गेट लेफ्ट राइट वैल्यू, दैट इज प्रीफिक्स और सफिक्स का तुम वैल्यू दो, प्रीफिक्स और सफिक्स का तुम वैल्यू दो। तो ये चीज कैसे देंगे, सिंपली वो जो फॉर्मूला बताए थे कि n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू करना, कि हमको 6 से 8 का सम निकालना है तो हम पहले 1 से लेकर 8 का सम निकालेंगे, उसमें 1 से लेकर 5 तक का सम माइनस कर देंगे तो वो तुम्हारा 6 से 8 तक का सम मिल जाएगा। तो वही चीज हम इस फंक्शन से मांग रहे हैं, गेट लेफ्ट एंड राइट वैल्यू। तो ये हमको पेयर को फॉर्म में देगा, तो उसका लेफ्ट वैल्यू क्या होगा, इस पेयर का फर्स्ट वैल्यू और राइट वैल्यू होगा इस पेयर का सेकंड वैल्यू। फिर हम पहले आंसर को अपडेट कर ले रहे हैं, आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर को एब्सोल्यूट ऑफ लेफ्ट वैल्यू माइनस राइट वैल्यू। ठीक है। फिर हम यहाँ पे अब अपडेट कर रहे हैं मिड को कि अगर लेफ्ट वैल्यू कुछ ज्यादा ही छोटा है राइट वैल्यू से तो हमको लेफ्ट वैल्यू थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अब क्योंकि लेफ्ट वैल्यू थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तो हमको मिड को राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मिड को राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा तो हमको एल को मिड प्लस वन से अपडेट करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं तो आर को मिड माइनस वन से अपडेट कर दो। फिर फाइनली तुम्हारा ये चीज अपडेट कर देगा मिनिमम आंसर और तुम आउटपुट कर दो आंसर। बस यही था तुम्हारा लॉजिक फॉर द प्रॉब्लम ही। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई यू माय ब्रदर। ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस सोल्यूशन देन प्लीज यार प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो शेयर योर दोस्त फ्रेंड्स हु हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस प्रॉब्लम ही। ठीक है। तो चलो अब लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं आज का, दैट इज प्रॉब्लम एफ, दैट इज फायरफ्लाइज क्वेरीज। ठीक है। ये प्रॉब्लम लाइक फेमस प्रॉब्लम है कि एक प्रॉब्लम में पहले भी देख चुका था, डिप 3 में शायद आया था कि हम तुमको एक एरे देंगे जिसे तुम रोटेट करोगे कुछ nth टाइम, और nth टाइम रोटेट करके तुम्हें बताना है कि ith एलिमेंट उसका क्या होगा। बस उसी का थोड़ा वेरिएशन कर दिया कि nth टाइम रोटेट करके तुम्हें कुछ रेंज ऑफ सम बताना है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम तुम तभी बना पाओगे जब तुम इसको पेन एंड कॉपी यूज करके इसे लिखोगे कि लाइक एक रोटेशन के बाद क्या हो रहा है, तुम्हारा इंडेक्स किस प्रकार चेंज हो रहा है, ये सब तुम थोड़ा खुद से लिखो कि क्या हो रहा है कैसे करेंगे। बस ये चीज करना पड़ेगा। तो चलो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम में स्टेटमेंट क्या बोल रखा है, फिर इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैं ये पहला टेस्ट केस लेता हूँ। ठीक है। सो लेट मी राइट द टेस्ट केस हेयर। तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम एफ था उसमें बोल रखा था कि मैं आपको एक एरे देंगे। ठीक है। द साइज ऑफ एन, तो यहाँ पे एन 3 है, तुम्हारे पास जो एरे है उसमें जो एलिमेंट है वो है तुम्हारा 1 2 3। ठीक है। 1 2 3। अब तुमको क्या करना है कि एन टाइम्स इसमें साइक्लिक ऑपरेशन करना है। ठीक है। और वो जो साइक्लिक ऑपरेशन करेगा फिर जो फाइनल एरे बनेगा उसको हर बार तुम अपेंड करना। ठीक है। तो जो तुम्हारा फाइनल एरे बनेगा वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, जैसे तुम फर्स्ट टाइम साइक्लिक ऑपरेशन करोगे तो वो बोल रखा है कि फर्स्ट टाइम को तुम कंसिडर करना है एज ए नॉर्मल एरे ओनली, जो तुम्हारा इनिशियल एरे था। तो हम फर्स्ट टाइम साइक्लिक ऑपरेशन करते हैं तो तुम्हारा एरे क्या रहेगा, एज इट इज 1 2 3। अब सेकंड टाइम साइक्लिक ऑपरेशन करेंगे, जो तुम्हारा वैल्यू था 1 2 3 ये एक बार यहाँ पहुंच जाएगा तो तुम्हारा एरे क्या बनेगा 2 3 1। तो तुम्हारा जो सेकंड एरे बनेगा वो बनेगा 2 3 1। अब फिर तुम नेक्स्ट टाइम साइक्लिक ऑपरेशन करोगे तो ये 2 फिर से पीछे चला जाएगा और तुम्हारा जो वैल्यू बनेगा 3 1 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 1 2 रख देंगे। ठीक है। 3 1 2। अब फिर से साइक्लिक ऑपरेशन करेगा तो तुम्हारा पहला ही एरे बन जाएगा, जो तुम्हारा फर्स्ट एरे था यही बन जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें रुक जाना है, तो तुम्हें एन टाइम्स ये साइक्लिक ऑपरेशन करना है और जितना भी तुम्हारा न्यू एरे बन रहा था उन सभी को अपेंड कर दो। जैसे ये पहला एरे था फिर उसके साथ अपेंड करो सेकंड एरे, फिर इसके साथ अपेंड करो थर्ड एरे, तो ये तुम्हारा न्यू एरे सी बनेगा। ठीक है।
अब इसको हम एक बार इंडेक्सिंग कर देते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 8 एंड 9। ठीक है, बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि अगर तुम हमको बोलता है कि इस जो नया एडी बना है मेरा सी, इसमें हमसे पूछता है क्वेरी, यहाँ पे 3 क्वेरी दिया हुआ है, तो उसमें एक पूछता है कि 1 से 9 का सम क्या होगा, दूसरा क्वेरी में पूछता है कि 3 से 5 के बीच में सम क्या होगा, और थर्ड क्वेरी में पूछता है 8 से 8 में सम क्या होगा। तो हम एक नया क्वेरी देते हैं इसी टेस्ट केस के लिए कि तुम्हें अगर क्वेरी में देता है कि एल है तुम्हारा 2 और आर है तुम्हारा 8, इसके लिए सम क्या होगा तुम बताओ। ठीक है, इसको हम भूल जाते हैं, लाइक ये टेस्ट केस समझा सकते हैं बट ये एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट केस समझाने के लिए नहीं है, तो इससे समझाता हूँ ताकि इससे तुम्हें काफी अच्छा समझ में आएगा कि अगर L2 है R 8 है तो उसका आंसर क्या होगा। तो एक तो तरीका है कि हम हर बार ये अपेंड करें, साइक्लिक ऑर्डर में फॉर्म करें नया नया एरे, उसे अपेंड करें हर बार, ये अपेंड किए ये अपेंड किए, फिर जो मेरा नया एरे बना उससे हम आंसर मांग लें सम करके। बट जो तुम्हारा सी का साइज होगा वो हो जाएगा n², और n² तुम्हारा मेमोरी लिमिट एक्सीड हो जाएगा, एज वेल एस टीएल भी दे देगा, बिकॉज तुम्हारा n का वैल्यू है 2 × 10⁵। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये चीज़ तो मुझे ऑप्टिमली करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को कैसे करें, आप ऑप्टिमल करना है तो मतलब ये एरे जो तुम बना रहे हो सी, ये बनाने का जरूरत नहीं है। इसके जगह हम एज्यूम कर लेंगे कि वो मेरा सी एरे बन चुका है, ये अपेंड वाला एरे है ये बन चुका है, एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है भैया, हम एज्यूम कर लिए, बट अब इस चीज़ को हम करेंगे कैसे, एज्यूम तो कर लिए बट करेंगे कैसे। तो पता है इस चीज़ को करने के लिए तुम सबसे पहले ये पूछो कि तुम्हारा एल एक्चुअली में कहाँ है। एल है तुम्हारा 2 पे, मतलब एल यहाँ 2 पे है, और आर कहाँ है तुम्हारा, आर है मेरा 8 पे। तो पूछो कि एल कौन सा एड़े में होगा, कौन सा राउंड वाला एड़े में होगा। ये जो एड़े था तुम्हारा, ये राउंड 1 वाला एड़े था, ये राउंड 1 वाला एड़े है, ये एरे राउंड 2 वाला एड़े है, राउंड 2 वाला एड़े है, ये एरे राउंड 3 वाला एड़े है, ये एरे राउंड 3 वाला एरे है। तो मुझे एक्चुअली में ये नहीं पता कि एल कौन सा राउंड में है और आर कौन सा राउंड में है। एक तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एल आर दोनों सेम ही राउंड में हो, कि एल तुम्हारा 2 देता आर देता दे देता 3, तो दोनों सेम राउंड में हो, तब हम थोड़ा सोचते भी कि लाइक ठीक है। बट मेरा अब बोल रहा है कि एल भी चेंज कर देंगे आर भी चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे एल है तुम्हारा राउंड 1 में, आर है तुम्हारा राउंड 2 में। ठीक है, अगर मान के चलते कि तुम्हारा एन का साइज है 2 × 10⁵, और वहां पे तुम्हारा एल है राउंड 1 में, और आर जो है तुम्हारा राउंड यू कैन से 202 में है, आर 202 में है, तो मतलब इससे क्या समझ रहे हो, एल मेरा फर्स्ट राउंड में है, आर जो है 202 राउंड में। इंडेक्स मत समझना, हम अभी राउंड बोल रहे हैं। ये तो मतलब एल यहाँ पे 2 था तो ये बता रहा था कि सेकंड इंडेक्स, और ये सेकंड इंडेक्स राउंड 1 में प्रेजेंट था। आर 8 मतलब 8 इंडेक्स जो कि राउंड 3 में प्रेजेंट था, राउंड 3 वाला जो एडे बना होगा साइक्लिक ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें प्रेजेंट होगा। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ अभी L2R8 है, इसके जगह मान लो कुछ L रहता और n का वैल्यू 2 × 10⁸ रहता, उसमें तुम्हारा L का वैल्यू आ रहा है फर्स्ट राउंड और R का वैल्यू आ रहा है 202 राउंड। ठीक है, तो यहाँ से तुम क्या समझ रहे हो कि जो राउंड 2 होगा, फर्स्ट राउंड के बाद क्या होगा, सेकंड राउंड का एडे, थर्ड राउंड का एडे, फोर्थ राउंड का एडे, करते करते 201th राउंड का एडे, उन सभी का सम तो सेम होगा ना, उन सभी का सम तो सेम होगा। क्या होगा उन सभी का सम, जो एक्चुअल एडे का सम होगा वही होगा। तो मतलब हमको फोकस किस में करना है, जो एल इंडेक्स का राउंड होगा और जो आर इंडेक्स का राउंड होगा उस दोनों पे फोकस करना है। और बाकी के लिए हम सम कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ राउंड नंबर ऑफ राउंड नंबर ऑफ राउंड -2 इंटू सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन एरे, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एरे, बाकी के लिए ऐसे निकालेंगे। तो हम वो प्रॉब्लम से यहाँ पे तोड़ के आए कि हमको बस एल इंडेक्स जिस राउंड पे होगा उससे मतलब है, आरथ इंडेक्स जिस राउंड पे होगा उससे मतलब है, बाकी हमको किसी से मतलब नहीं है। समझ रहे क्या है प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी के लिए तो हम बस नंबर ऑफ टोटल राउंड -2 इंटू सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे कर देंगे, तो बाकी का आंसर आ जाएगा। क्योंकि भाई बाकी तो एक्चुअली में रोटेट ही हो रहा है और सारा का सारा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसका तो हमारे पास होगा ही। तो ये प्रॉब्लम को हम तोड़ के आ गए वहां पे। तो भैया अब हमको ये बताइए कि एक्चुअली में आप राउंड कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे इस टेस्ट केस के लिए अगर L2 देता है और R 8 देता है, तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि L मेरा फर्स्ट राउंड पे है, R मेरा थर्ड राउंड पे है। ये चीज हम कैसे पता करेंगे, सिंपल है। क्या है सिंपल, कि हम एक्चुअली में L को डिवाइड कर देंगे N से, L को हम डिवाइड कर देंगे N से। तो L है यहाँ पे मेरा 2 को हम डिवाइड किए N3, तो तुम्हारा वैल्यू आया 0। अब हम देखेंगे कि अगर 2 mod 3 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब उसमें हम ++1 भी कर देंगे, तो इसमें +1 कर देंगे 1, तो मतलब ये फर्स्ट राउंड में है। अच्छा, अगर मान लीजिए L3 देता तो सिंपल 3 डिवाइड बाई 3 1, और 3 mod 3 एक्चुअली में 0 है तो प्लस प्लस नहीं करेंगे, तो ये फर्स्ट राउंड में, देख लो यार फर्स्ट राउंड में है। अच्छा अच्छा बताइए तो 4 किस राउंड में होगा, फोर्थ किस राउंड में होगा, सिंपल है 4 डिवाइड बाई 3 तुम्हारा क्या होगा, 4 डिवाइड बाई 3 1 होगा। क्या 4 mod 3 0 नहीं है क्या, नहीं है, तो इसमें फिर प्लस प्लस करो तो ये 2 बन जाएगा।
देख लो फॉर सेकंड राउंड में है। तो ठीक है भैया, मुझे अगर इंडेक्स दिया होगा उससे हम पता कर पाएंगे कि जो मेरा एक्चुअली में इंडेक्स जो है वो कौन सा राउंड का एडे में प्रेजेंट होगा। ठीक है, हमको राउंड निकालना आ गया। अब हमको क्या निकालना है पता है, क्योंकि हमको राउंड निकालना आ गया, यहां से ध्यान से सुनना प्लीज, क्योंकि हमको राउंड निकालना आया कि कौन सा राउंड में होगा, nth राउंड हम निकाल लेंगे अगर, तो हम एरे को क्या भेजेंगे पता है, कि अगर हम गिवन एरे को n बार साइकिल करते हैं तब तुम हमको ये जो इंडेक्स होगा, तुमको तो एक्चुअली सब निकालना है, एल से लेकर आर तक, तो एल से लेकर ये जो आर मैक्सिमम जाएगा वहां तक का हम सम भेज देंगे। तो तुम खुद सोचो, तुम खुद सोचना कि तुम्हारा एल यहाँ पे 2 है, तो मतलब ये राउंड 1 में जो सब एरे बना मींस एरे बना होगा राउंड 1 में जिसका एल 2 है, तो इसका सम कहां से कहां मांग रहे हो, 2 से लेकर 3 तक ना, बाकी इसका सम तो पता था। तो इस जो पहला राउंड में सब एरे बना होगा आफ्टर द साइक्लिक ऑपरेशन, तो यहाँ पे पहला राउंड में तो कुछ साइकिल नहीं हुआ, बट मान के चलते होता है, तो उसको क्या भेजेंगे कि nth राउंड हुआ है, ये एरे है, और ये तुम्हारा राउंड बता रहा है कि कौन सा राउंड हुआ है, और उसमें बोल रहे हैं कि 2 से लेकर 3 तक का सम क्या है, दैट इज रेंज हम दे रहे हैं कि लेफ्ट इंडेक्स और ये राइट इंडेक्स का सम क्या है, समझे। सिमिलरली हम किससे पूछेंगे, ये हमको इसका आंसर दे देगा, राउंड 1 का आंसर दे देगा। सिमिलरली हम पूछेंगे इसके लिए भी सेम आंसर, कि मेरा थर्ड राउंड चल रहा है मीन nth राउंड चल रहा है, इसको जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, ताकि हम हर बार क्या भेजेंगे इस जनरलाइज फंक्शन में कि nth राउंड चल रहा है, ये एरे है, इसको तुम n बार रोटेट करना, nth राउंड में मतलब 3 बार रोटेट करना, और हमको सम कहां से कहां दो, तो r का वैल्यू 8 है, r का वैल्यू 8 है, तो ये 8 है, तो मतलब इस एरे के लिए ये 8 कौन सा इंडेक्स पे आ रहा है, 1 और 2, 2 आ रहा है ना, तो हम बोलेंगे स्टार्ट लेफ्ट इंडेक्स मेरा 1 होगा और एंड हो रहा है 2 पे, इसका आंसर दो। भैया ये 8 को आप 2 में आप कैसे चेंज कर दिए, सिंपल है भाई, 8 मोड 3, दैट इज जो तुम्हारा इंडेक्स दिया होगा आर मोड एन करना, वो चेंज कर देगा तुमको एक्चुअल इंडेक्स में, कि अगर इसको हम एरे मानते हैं तो ये एक 1 2 3 बेस्ड इंडेक्सिंग में कौन सा इंडेक्स पे पहुंचेगा, सिंपल एल मोड 3 कर दो और आर मोड 3 भेज देना। तो समझे कि नहीं समझे हम क्या किए, हम ये किए कि सबसे पहले हम राउंड निकालें कि एल कौन सा राउंड में पहुंचा होगा, सिमिलरली हम राउंड निकाले कि आर कौन सा राउंड में पहुंचा होगा, तो एल मेरा निकला फर्स्ट राउंड में पहुंचा है, आर निकला मेरा थर्ड राउंड में पहुंचा है। फिर हम एक जनरलाइज फंक्शन बनाए, उसको हम बोलेंगे कि तुमको हम एक एरे देते हैं, वो एरे को तुम nth राउंड रोटेट करो, nth राउंड, जैसे यहाँ पे हम क्या भेजे थे ये इस एरे के लिए, कि ये एरे है तुम्हारा इनिशियल एरे, तो तुम्हारा 1 2 3 रहेगा, उसको तुम थर्ड बार रोटेट करना, थर्ड राउंड, तो फर्स्ट राउंड रोटेट होगा तो कुछ नहीं होगा, सेकंड राउंड रोटेट होगा तो एक बार ये पीछे की ओर चला जाएगा, और थर्ड राउंड में 2 बार पीछे की ओर चला जाएगा, तो थर्ड राउंड करना है। उसमें तुम हमको आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन तुम हमको सम दो 1 से लेकर 2 तक का सम, मींस फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होकर टिल सेकंड इंडेक्स तक जा रहा है उसका सम दो। ठीक है, तो ये फंक्शन आप तुमको सम दे देगा, बट मेन है यही फंक्शन की ये फंक्शन कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, चलो तो अब इस पे डिस्कस करते हैं। तो देखो यार, मतलब हमको भी इसका सोल्यूशन नहीं पता था कि एक्चुअली में हम इस चीज को कैसे जनरलाइज करें, बट हमेशा ट्राई करो कि जो तुम्हारा प्रॉब्लम होता है उसको तोड़ो एक सिंपलर प्रॉब्लम में, कि सबसे पहले तो हमको एल दिया होगा आर दिया होगा, उससे हम पता करेंगे कि कौन सा राउंड में एल आ रहा है, आर कौन सा राउंड में आ रहा है, बीच का जितना राउंड होगा उसका तो सम सेम ही होगा, तो उन सबको तो हम इजिली आंसर में एड ऑन कर देंगे। बस बचता है कि एल का जो वैल्यू होगा, मीन्स एल जिस इंडेक्स पे आ रहा होगा जिस राउंड के लिए उसका आंसर क्या होगा, और आर जिस इंडेक्स पे आ रहा होगा जिस गिवन राउंड के लिए उसका आंसर क्या होगा, वो हमको निकालना है। तो हमको यहाँ तक दिखा इसको जब हम ब्रेक डाउन किए इस बड़ा सा प्रॉब्लम को। अब छोटा प्रॉब्लम मेरा बन जाता है कि हम तुमको nth राउंड एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम देंगे एरे और बोलेंगे इसमें nth साइकिल करना, राउंड करना, वो करने के बाद हमको तुम सम दो इंडेक्स 2 से लेकर 3 तक, या इंडेक्स 1 से लेकर 2 तक। ये इंडेक्स 2 से 3 कहां से आया, क्योंकि यहाँ एल था 2 और 2 मोड 3 किए तो तुम्हारा 2 ही रह गया, तो हम 2 से 3 सम मांग लिए। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड राउंड में 1 से 2 कैसे आया, तो तुम्हारा आर था 8, 8 मोड 3 किए तो तुम्हारा वैल्यू आया 2, तो हम पूछे 1 से 2 का बीच का सम क्या होगा वो हमको दे देना आफ्टर डूइंग दिस राउंडिंग ऑपरेशन, ये जो तुम्हारा साइक्लिक ऑपरेशन है करके। ठीक है, nth राउंड के बाद। तो अब वहां से हमको यहाँ प्रॉब्लम टूटा है, बड़ा प्रॉब्लम से ये nth राउंड एक फंक्शन बनाना है जिसको ये देंगे और मुझे आंसर देगा, तो इस चीज को अब कैसे इंप्लीमेंट करो। तो अब इसमें तुम्हारा ध्यान जो है इसकी तरफ फोकस होना चाहिए कि इस चीज को आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कि ये बड़ा क्वेश्चन ना देके बस एक सिंपल सा क्वेश्चन ये रहता, तो इस चीज को हम कैसे बिग ऑफ 1 में, या फिर तुम कैसे हाँ बिग ऑफ 1 में प्री कंप्यूट करके कैसे हम निकालेंगे आंसर, ये चीज तुम सोचो। तो हम ये चीज को सोचने के लिए क्या किया पता है, एक नॉर्मल सा टेस्ट केस लिए। ठीक है, नॉर्मल सा तुम्हारा टेस्ट केस लिए कि मान के चलते हैं ठीक है, मान के चलते हैं कि तुम्हारा एरे में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। ठीक है, 5 एलिमेंट है। इसमें बोलता है कि ये एरे पास किया, ये एरे पास किया, इसका इंडेक्सिंग भी कर देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इस एरे में हम टोटल 3 साइक्लिक ऑपरेशन लगाए। अब तुम खुद सोचो 3 साइक्लिक ऑपरेशन लगा होगा तो ये एरे किस में चेंज हो चुका होगा, तो ये एरे एक्चुअली में तुम्हारा यहाँ से टूट चुका होगा, यहाँ से टूट चुका होगा, और ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट बना होगा।
क्योंकि यार तुम खुद सोचो, फर्स्ट साइक्लिक ऑपरेशन में तो कुछ नहीं हुआ होगा, सेकंड साइक्लिक ऑपरेशन में एक बार ये शिफ्ट हुआ होगा तो ये 2 यहाँ 2 आया होगा, यहाँ 3 आया होगा, यहाँ 4 5 फिर 1, यही हुआ होगा ना। अब थर्ड साइक्लिक ऑपरेशन में फिर 2 वापस गया होगा तो यहाँ पे 3 4 5 और यहाँ पे 1 2। तो यहाँ से तुम क्या देख रहे हो कि जहां से स्टार्ट हो रहा है मेरा मीन्स जो साइक्लिक ऑपरेशन होगा, ith साइक्लिक ऑपरेशन, nth साइक्लिक ऑपरेशन, कोई सा भी साइक्लिक ऑपरेशन होगा, nth साइक्लिक साइक्लिक ऑपरेशन, तो तुम्हारा जो नया एडी बनेगा उसका स्टार्टिंग इंडेक्स nth इंडेक्स बन जाएगा। जैसे यहाँ थर्ड साइक्लिक ऑपरेशन हुआ तो ये जो एडी बना 3 4 5 1 2, तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स जो होगा वो nth वैल्यू होगा। डेट इज यहाँ पे थर्ड साइक्लिक ऑपरेशन किए तो तुम्हारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा अपडेटेड एरे का वो 3 बन चुका होगा। इस बात को समझना, 3 बन चुका होगा। बस अब हमको मिल गया क्योंकि वो 3 बन चुका होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम भेजे थे ना कि एरे भेजेंगे और उसमें भेजेंगे कि nth साइक्लिक ऑपरेशन हुआ है, तो मतलब इस एरे में अगर nth साइक्लिक ऑपरेशन होगा तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स nth इंडेक्स बन जाएगा। दैट इज थर्ड, अगर साइक्लिक ऑपरेशन हुआ 3 बार हुआ साइक्लिक ऑपरेशन तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स 3 बन जाएगा। 3 3 यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा अब जो एरे बनेगा वो बनेगा 3 4 5 और फिर तुम्हारा 1 2, ठीक है। अब तुमको इसी एरे में साथ ही साथ दो और चीज भेजा होगा, दैट इज लेफ्ट इंडेक्स एंड राइट इंडेक्स। ये लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स, ये लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स क्या बताएगा कि मान लेते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना फिर से, कि मान लेते हैं कि तुमको इसी एरे में बोलेगा कि 2 से 4 का सम हमको दो। आफ्टर डूइंग द 3 साइक्लिक ऑपरेशन 2 से 4 का हमको सम दो, 2 से 4 का हमको सम दो। गिव मी द सम ऑफ फ्रॉम 2 to 4, दैट इज लेफ्ट इंडेक्स मेरा है 2, लेफ्ट इंडेक्स है मेरा 2 और राइट इंडेक्स मेरा है 4, ठीक है। तुम खुद सोचो कि ये हमको पता चल गया कि आफ्टर साइक्लिक ऑपरेशन मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स ये बनेगा, ये तुम्हारा स्टार्टिंग इंडेक्स रहेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स। अब तुमको सम देना है 2 से 4 तक में। 2 से 4 मतलब क्या समझ रहे हो कि 4 5 4 प्लस 5 प्लस 1, 2 से 4 यही आ रहा है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1 2 3 4 5 फिर तुम्हारा तुम्हारा 2 3 4 1, हाँ ठीक है ठीक है। तो तुम्हारा जो है 2 से 4 तक के बीच में ये एलिमेंट रहा है 2 इंडेक्स पे 4, फिर तुम्हारा थर्ड इंडेक्स पे 5 और फोर्थ इंडेक्स पे 1। तो आंसर तुमको क्या देना, 4 प्लस 5 प्लस 1 दैट इज 10। ये तुमको आउटपुट करना है 2 से 4 का बीच का सम। अब तुमको पता चल चुका है कि स्टार्टिंग इंडेक्स तुम्हारा 3 बन रहा है। ये चीज कहां से पता चला, जैसे तुमको nth ऑपरेशन देगा तो थर्ड साइक्लिक ऑपरेशन हुआ तो वहीं से तुम्हारा स्टार्टिंग इंडेक्स बन जा रहा है। तो ये तुम्हारा स्टार्टिंग इंडेक्स है। अब यहां से तुमको लेफ्ट इंडेक्स बताना है कि 2 से 4 का सम क्या होगा। तो तुम खुद सोचो कि एक्चुअली में अब तुम एज्यूम करोगे इसे 1 इंडेक्स, इसे 2 इंडेक्स, इसे 3 इंडेक्स, रोटेट होके ये तुम्हारा फोर्थ इंडेक्स। सो लेट मी राइट इट विद रेड कलर कि तुम्हारा ये एक्चुअली में अब एज्यूम होगा कि ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है और ये 5 इंडेक्स है। और हमको एक्चुअली में सम मांगा है 2 से 4 के बीच में। तो 2 से 4 मतलब ये 2 और ये 3 और ये 4 का सम हमको देना है। अब देखो 2 में तुम्हारा 4 है, 3 में 5 है और 4 इंडेक्स पे 1 है। वही चीज है यहाँ पे, 2 पे 4 है, 3 पे 5 है और 4 इंडेक्स पे 1 है, ठीक है। तो हम सिंपली सबसे पहले हम स्टार्टिंग इंडेक्स पता किए तो स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा 1 आया, 3 आया, क्योंकि हमको पता था जो इंडेक्स जितना साइक्लिक ऑपरेशन होगा वहां से मेरा इंडेक्स स्टार्ट होगा। तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स आ चुका था 3, इंडेक्स आ चुका था 3। अब हमको बोल रहा है कि हमको सम देना है 2 से, हमको सम देना है 2 से। तो एक्चुअली में इस 3 में हम ऐड कर देंगे 2। इस बात को ध्यान से सुनना कि इसमें एक्चुअली में क्या कर रहे हो, इससे तुम 2 आगे बढ़ रहे हो। अगर इसको 1 एज्यूम कर रहे हो तो इससे 2 आगे बढ़ रहे हो। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 3 प्लस 2 माइनस 1। माइनस 1 क्यों, क्योंकि यार 3 मेरा पहला एलिमेंट हुआ होगा। अब हमको सेकंड एलिमेंट से सम देना है तो 3 में 2 ऐड करेंगे तो वो 5 पे पहुंचेगा। 3 को कंसीडर करके चल रहे हैं तो 3 प्लस 2 माइनस 1, तब तो फोर्थ इंडेक्स मेरा अपडेटेड स्टार्टिंग इंडेक्स रहेगा। तो हम 3 प्लस 2 माइनस 1 कर देंगे तो ये मेरा बताएगा कि एक्चुअली में ये गिवन एरे में तुम्हारा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या बना होगा, ठीक है। तो मेरा अब जो है अपडेटेड स्टार्टिंग स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो बन गया, वो क्या बना 3 प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 4। अब बोलेगा भैया अगर मान के चलते हैं यहाँ पे 2 ना होके टोटल 5 रहता तो आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करते भाई। 3 प्लस 5 माइनस 1 इसका वैल्यू क्या आएगा, तुम खुद सोचो। 3 प्लस 5 क्या आता है 8, 8 माइनस 1 7 7। तो भैया यहाँ 7 तो है नहीं इतना बड़ा, सिंपली इसको मोड कर दो 5 से, क्योंकि यार तुम देखो ये साइकिल के ऑर्डर में जा रहा है कि 3 4 5 फिर 6 और 7 और 7 मॉड 5 करेंगे तो 2 आएगा। देख रहा है 3 4 5 6 और 7 और यही तुम्हारा 2 इंडेक्स आ चुका है कि नहीं, ये वाला साइकिल के ऑर्डर में। तो मतलब हमको सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स निकालना पड़ेगा। और वो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या रहेगा, तुम्हारा नंबर ऑफ साइकिल जो तुम्हारा साइकिल हुआ होगा। तो यहाँ पे 3 साइकिल हुआ था, तुम्हारा स्टार्टिंग इंडेक्स बनेगा 3। अब तुम्हारा लेफ्ट इंडेक्स यहाँ बोल रखा था 2 कि 2 से हमको सम देना। तो हम इस एरिया के लिए, यही तुम्हारा ओरिजिनल एरिया था ना, इसका सम हमको देना है। तो हम स्टार्टिंग इंडेक्स में 2 ऐड करेंगे और माइनस 1 करके उसका मोड ले लेंगे n से। तो वो हमको एक्चुअली बता देगा कि तुम्हारा जो
प्रीवियस एरे है, जो पुराना एरे है, उसके लिए तुम्हारा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, तो ये है हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स 4। अब तुम्हारा राइट इंडेक्स क्या है, 4। तो सिमिलरली सेम चीज कि तुम्हारा स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ 3 था, इसमें हम ऐड करेंगे 4, तो 3 प्लस 4 माइनस 1 मोड 5, तो तुम्हारा 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 1 6, 6 मोड 5 करेंगे तो तुम्हारा क्या वैल्यू आता है 1। तो देख लो ये बोल रहा है एंडिंग इंडेक्स, मतलब यहाँ से 4 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ध्यान से सुनना कि मेरा अपडेटेड स्टार्टिंग इंडेक्स आया 4, और अपडेटेड एंडिंग इंडेक्स आया 1। तो मतलब हम 4 से स्टार्ट होके 1 तक जा रहे हैं, 4 से स्टार्ट होके 1 तक जा रहे हैं, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए। अब बताओ, गिवन एरे में हम तुमसे पूछेंगे कि हमको ये वाला सम दो और ये वाला सम दो, तो क्या तुम नहीं दे सकते? हम सिंपली इसका प्रीफिक्स सम पहले से बना के रखेंगे। प्रीफिक्स सम कैसे, कि मान लो मेरे पास एरे में 1 2 3 4 5 है, इसका प्रीफिक्स सम बना लेंगे कि 1, फिर 1 प्लस 2 3, फिर 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। हमको बोलेगा कोई यहाँ से यहाँ तक का सम दो, तो सिंपली 15 माइनस 6 कर देंगे, तो ये सम नहीं आ जाएगा। सोचो आएगा कि नहीं आएगा, 9। तो ये सम निकाल लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है, तो सिंपली प्रीफिक्स सम ऑफ दिस, वही आंसर होगा। तो ये बस इसमें क्या था पता है, कि nth साइक्लिक ऑपरेशन करेंगे तो उसके लिए स्टार्टिंग इंडेक्स तुम्हारा वही इंडेक्स बनेगा, फिर उसके बाद लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स का हमको सम देना है। तो सिंपली हम यही करेंगे कि एक्चुअली में इस एरिया में लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स क्या बनेगा, तो सिंपली जो तुम्हारा स्टार्टिंग इंडेक्स होगा उसमें हम ऐड करेंगे लेफ्ट इंडेक्स -1 और उसको मोड कर देंगे n से। सिमिलरली राइट इंडेक्स, अपडेटेड राइट इंडेक्स निकालना है, दैट इज एंडिंग इंडेक्स, तो उसके लिए हम सेम करेंगे कि स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस राइट इंडेक्स -1 मोड n कर देंगे। अब ये भी हो सकता है कि तुम ये जो अपडेटेड स्टार्टिंग इंडेक्स या अपडेटेड एंडिंग इंडेक्स निकाल रहे हो, तो जब तुम कुछ सम किए, जैसे मान लो इसी में हम सम करते हैं 3 -1 करते हैं और मोड n करते हैं, तो क्या तुम्हारा वैल्यू होता है, तो 3 प्लस 3 6 माइनस 1 5, 5 मोड 5 जीरो आ जाता है। तो जीरो तो तुम्हारा इंडेक्स है नहीं, क्योंकि तुम वन बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे हो, तो उसके लिए हम इस जीरो को अपडेट कर देंगे 5 से, क्योंकि ये जीरो वही बता रहा है ना 5, क्योंकि 5 ही तो 5 मोड 5 करेंगे तो तुम्हारा जीरो बन जाएगा, तो इसको हम ऐड कर देंगे 5 से। बस यही सिंपल लॉजिक था तुम्हारा। तो इस प्रॉब्लम से हम क्या सीखें कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा उसको पहले सिंपलर प्रॉब्लम में तोड़ेंगे। सिंपलर प्रॉब्लम में तोड़ने के बाद हम को दिखा कि हमको एक प्रॉब्लम में टूटा कि अगर साइक्लिक ऑपरेशन हो रहा है और उस साइक्लिक ऑपरेशन में बोलता है कि आफ्टर डूइंग द साइक्लिक ऑपरेशन ऑन दैट अपडेटेड एरे हमको सम दो एल से लेकर आर तक में, तो हम कैसे देंगे। तो हम सबसे पहले पता किए कि साइक्लिक ऑपरेशन होने के बाद मेरा एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट निकाले। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट से हम पूछे कि एल से आर का सम देना है हमको, लेफ्ट इंडेक्स से राइट इंडेक्स का सम देना है इस अपडेटेड एरे में। तो इसके लिए हम निकाल लिए कि पुराना एरे में ही क्या इंडेक्स बना होगा इसी सब एरे के लिए, इसी एरे के लिए। तो वो चीज हमको ये अपडेटेड स्टार्टिंग इंडेक्स से मिल जाएगा और अपडेटेड एंडिंग इंडेक्स से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, तो जो तुम्हारा ओरिजिनल स्टार्ट इंडेक्स होगा उसमें हम लेफ्ट इंडेक्स ऐड करके -1 मोड n कर देंगे। सिमिलरली राइट इंडेक्स जो होगा तुम्हारा उसमें हम स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस राइट इंडेक्स -1 ऐड करके मोड n कर देंगे, तो वो तुम्हारा अपडेटेड स्टार्टिंग इंडेक्स अपडेटेड एंडिंग इंडेक्स मिल जाएगा, और उससे हम अपना सम ले लेंगे। उस सम को निकालने के लिए हम प्रीफिक्स सम भी पहले से बना चुके होंगे। तो बस यही तुम्हारा लॉजिक था। तो एक बार मैं इसका कोड दिखाता हूँ, ये थोड़ा इंप्लीमेंटेटिव प्रॉब्लम है और थोड़ा सोचने वाली है। तो लाइक थोड़ा हार्ड मीन्स थोड़ा सा हार्ड है, बट उतना भी हार्ड नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, थोड़ा सा तुम सोचोगे तो हो ही जाएगा। तो लेट मी शो यू कि मैंने क्या किया था, कि सबसे पहले एन एंड क्यू लिया था, दैट इज द साइज ऑफ एरे एंड क्वेरी, जो मुझे आउटपुट करना है हर एक क्वेरी के लिए आंसर। ये तुम्हारा वेक्टर, और वेक्टर का साइज हम n+1 इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग रखें, साथ ही साथ प्रीफिक्स हम वेक्टर भी बना लिए ताकि ये हमें मदद करेगा हर एक क्वेरी के लिए आंसर निकालने के लिए। ये तुम्हारा टोटल सम है, क्योंकि हमको हर एक एलिमेंट का सम भी रखना जरूरी है, क्योंकि हम बोले थे ना कि हमको बस फर्स्ट जो तुम्हारा एल का जो ऑपरेशन हो रहा है, एल जिस राउंड पे होगा और आर जिस राउंड पे होगा उससे मतलब है, बाकी बीच का राउंड से हमको मतलब नहीं, उन सभी का सम से मतलब है। तो ये इसलिए हम बनाए थे। फिर हम इनपुट लिए एरे को, फिर ये टोटल सम में हम सबको ऐड किए हैं, फिर हम प्रीफिक्स सम में अपडेट किए हैं प्रीफिक्स सम को। अब हर एक क्वेरी के लिए आंसर निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम एल आर लिए हैं, ये तुम्हारा आंसर है जिसे हम आउटपुट कर रहे हैं। फिर हम राउंड निकालें कि स्टार्टिंग राउंड क्या होगा और एंडिंग राउंड क्या होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग राउंड एंडिंग राउंड निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस सिंपली तुम्हें भेज देना है कि मीन सिंपली तुम डिवाइड करके देख लो कि स्टार्टिंग राउंड क्या होगा और एंडिंग राउंड क्या होगा। अब एक बेस केस है कि अगर मान लो स्टार्टिंग राउंड एंडिंग राउंड के बराबर हो जाता है, तो उसके लिए सिंपली तुम लेफ्ट इंडेक्स निकाल लो। लेफ्ट इंडेक्स कैसे निकालेंगे, तो एल मोड एन बताए थे कि वहां पे 8 आ रहा था, यहाँ पे तुम्हारा ये 8 आ रहा था, तो इसका इंडेक्स कैसे निकाले थे, 8 मोड 3 किए थे तभी आया था ना 2, और यहाँ पे भी 2 मोड 3 किए तो 2 ही रह गया। तो बस वही इंडेक्स निकाल लो सबसे पहली बात कि लेफ्ट इंडेक्स क्या होगा उस राउंड का। तो लेफ्ट इंडेक्स निकाले और तुम्हारा राइट इंडेक्स निकाले। बस एक बेस केस देखते जाना, क्योंकि हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग किए हैं, तो देख लिए कि लेफ्ट इंडेक्स अगर जीरो हो जाता तो उसमें एन ऐड ऑन कर देना, क्योंकि हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं मान के चले। फिर हम आंसर पूछ लें कि nth राउंड रेंज सम दो, और ये तुम्हारा बोलता है कि कौन सा राउंड चल रहा था एक्चुअली में, और ये बोल रहा है कि लेफ्ट इंडेक्स ये होगा, राइट इंडेक्स ये होगा, और ये तुम्हारा ओरिजिनल एरे है, ये प्रीफिक्स सम है। तो ये ओरिजिनल एरे और एन भेजें इससे कोई मतलब नहीं है, प्रीफिक्स सम से ही आंसर आ जा रहा है। तो बस ये दोनों फालतू का मैं भेजा था, नहीं भी भेजोगे तो चलेगा। तो ये तुम्हें अगर स्टार्ट राउंड और एंड राउंड बराबर है तो उसके लिए आंसर निकाल के देगा और तुम आंसर आउटपुट कर देना। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम क्या करो
कि एक्स्ट्रा जो राउंड होगा, तो एक्स्ट्रा कितना राउंड होगा, तो हम पहले निकाले टोटल राउंड कितना है, तो इंड राउंड माइनस स्टार्ट राउंड प्लस 1। तो आंसर में एक्स्ट्रा तुम्हारा टोटल राउंड माइनस 2 को हम मल्टीप्लाई कर दिया टोटल सम से, क्योंकि हम तुमको बताए थे ना कि हमको बस स्टार्टिंग राउंड और एंडिंग राउंड से मतलब है, बीच का जो भी राउंड होगा उसका सम तो भाई कॉमन होगा ना सबके लिए, तो उसको हम ऐड ऑन कर लेते हैं इजीली सिंपली आंसर में, तो आंसर में ऐड ऑन कर दिए। अब हम स्टार्टिंग राउंड का लेफ्ट इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो सिंपली वही मोड, फिर राइट इंडेक्स एंडिंग राउंड का निकाल रहे हैं, तो हम लेफ्ट मीन्स nth राउंड रेंज सम में हम पहले फर्स्ट राउंड का मीन स्टार्ट राउंड का आंसर मांग रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या भेजेंगे कि स्टार्ट राउंड एज ए पैरामीटर, लेफ्ट इंडेक्स से एन तक का हमको सम दो। इस बात को ध्यान से सुनना कि स्टार्ट राउंड के लिए हमको लेफ्ट इंडेक्स से एन तक का सम दो। सिमिलरली हम आंसर में ऐड ऑन कर रहे हैं nth राउंड रेंज सम वाले फंक्शन में कि इंड राउंड के लिए हमको 1 से लेकर राइट इंडेक्स तक का सम दो आफ्टर डूइंग इन राउंड ऑपरेशन, इंड राउंड ऑपरेशन, ठीक है। और फाइनली ये दोनों ऐड हो जाएगा, तब हम आउटपुट कर देंगे आंसर। अब बात आती है कि ये nth राउंड रेंज सम कैसे हम बनाए थे फंक्शन, तो सिंपल वही जो हम तुमको समझाए वही चीज की है। सबसे पहले हम स्टार्ट राउंड पता की, स्टार्टिंग इंडेक्स पता किए अपडेटेड एरे का, कि अपडेट होने के बाद जब ये राउंड वाला जो ऑपरेशन है हर बार होते होते नया जो स्टार्टिंग इंडेक्स बनेगा वो क्या होगा, तो स्टार्ट इंडेक्स विल बी नथिंग बट द नंबर ऑफ राउंड, ठीक है। तो तुम्हारा अपडेटेड स्टार्ट क्या होगा, अब ये जो तुम्हारा स्टार्टिंग इंडेक्स बना, बट तुमको तो आंसर देना लेफ्ट इंडेक्स से राइट इंडेक्स के बीच का सम, तो हम निकालिए अपडेटेड स्टार्ट क्या होगा, तो दैट इज नथिंग बट स्टार्ट इंडेक्स प्लस लेफ्ट इंडेक्स माइनस 1 मोड एन। सिमिलरली अपडेटेड इंड क्या होगा तुम्हारा, तो स्टार्ट इंडेक्स प्लस राइट इंडेक्स माइनस 1 मोड एन। ये कैसे हो रहा समझ में आ रहा है ना, जो हम समझाए थे उस टाइम। फिर हम देख लिए बेस केस, क्योंकि हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग किए कि अब अगर अपडेटेड स्टार्ट 0 है तो उसको एन कर दो, अपडेटेड इंड अगर 0 है तो एन कर दो। फिर सिंपल सी इफ एल्स कंडीशन है कि अब अगर अपडेटेड स्टार्ट लेस देन इक्वल टू अपडेटेड इंड है, तो सिंपली तुम उस प्रीफिक्स सम का रेंज का सम दे दो कि दैट इज नथिंग बट प्रीफिक्स सम ऑफ अपडेटेड इंड माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ अपडेटेड स्टार्ट माइनस 1। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि अपडेटेड स्टार्ट तुम्हारा वहां से लेकर एन तक जाएगा उसका सम दो, अपडेटेड स्टार्ट यहां से लेकर एन तक जाएगा उसका सम दो, और अपडेटेड इंड उसके पीछे है तो 1 से अपडेटेड इंड का सम दो। तो बस उसके लिए हम ये कंडीशन लगा दिए कि प्रीफिक्स सम ऑफ एन माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ अपडेटेड स्टार्ट माइनस 1, ये तुम्हारा राइट वाले रेंज का सम होगा, प्लस प्रीफिक्स सम ऑफ अपडेटेड इंड, ठीक है। तो बस यही था तुम्हारा लॉजिक इस प्रॉब्लम के पीछे। और ये थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा अच्छी है, तो इसको इस पे टाइम दो, अगर समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा ड्राई रन करो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, एंड आई बिकम डैड। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और अभी भी कुछ भी डाउट है तो तुम पूछे कमेंट सेक्शन में, आई विल श्योरली रिप्लाई यू श्योरली। So if you find this video helpful, then please like it, subscribe it, and also share to your those friends who have any doubt in this problem. So thank you, have a nice day, bye bye.